अच्छे लोगों की मिसाल उस मोमबत्ती की मानंद होती है जो खुद तकलीफ उठाकर दूसरों को रोशनी मुहैया करती है। ईरान और पाकिस्तान दो मजबूत मुल्क है। सोचा कि जब छोटा रिस्क लेना है तो थोड़ा सा बड़ा रिस्क ले लेते हैं ना। हम इनको वेलकम करते हैं, इनका हक है कि आके कैंपेन करें, इनके आने ना आने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जेमिनाइज के लिए ये टाइम बहुत जबरदस्त है। मेरा नाम गोसा है, मैं पोलैंड से हूँ और या जल्दी चलो। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहेब। आज मंगल का रोज़ है और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें एक नई सुबह में हम लोग यानी कि ज़िंदा सलामत हैं और इंशाल्लाह आज भी कोशिश करेंगे कोई अच्छा नेक काम करें, किसी के काम आ सकें। तो जैसा कि हमारा ये मामूल है कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किसी अच्छी बात से, तो कोट ऑफ द डे अब शामिल करते हैं। अच्छे लोगों की मिसाल उस मोमबत्ती की मानंद होती है जो खुद तकलीफ़ उठाकर दूसरों को रोशनी मुहैया करती है। तो हालात जैसे ही क्यों ना हो, अंधेरे का शिकवा करने के बजाय अगर हम सब अपने हिस्से के चिराग जलाकर रोशनी की शुरुआत कर दें तो मायूसी का अंधेरा हमेशा के लिए छट सकता है। तो मेरी भी कोशिश है कि मैं वो मोमबत्ती बनूं जो दूसरों के काम आ सकूं, दूसरों के लिए रोशनी बिखेर सकूं। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ, इसी हाई स्पिरिट के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अब शामिल करेंगे बड़ी खबर। और बर्फ़ पिघल गई, ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद, निगरां वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात, दोनों ममालिक के दरमियान खुशगवार हवा का झोंका साबित, तलखियाँ दूर, मिलकर दहशत गर्दी का मुकाबला करने का अज़्म। पेशरफ्त कितनी अहम है, इस पर आज प्रोग्राम में लाजमी तौर पर बात करेंगे। नौजवान पाकिस्तानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए अनोखा कारनामा, अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट के 1 मिनट में 30 गाने पहचान कर मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आवाज़ें पहचानने के मुनफरिद हुनर के मालिक बिलाल इलियास जहांगीर से आज आपकी मुलाकात होगी। पाकिस्तानी टेनिस कोर्ट्स में 60 साल बाद भारतीय खिलाड़ियों की एंट्री। डेविस कप टाई के लिए पाकिस्तान आने वाली भारतीय टीम का सख्त सिक्योरिटी में पहला प्रैक्टिस सेशन, बाकायदा एक्शन का आगाज़ 3 फरवरी से होगा। आलमी इवेंट की तैयारियों से मुताल्लिक इसामुल हक से बात होगी। और पाकिस्तान से वापस नहीं जाऊंगी, पोलैंड की व्लॉगर किस तरह पाकिस्तान की दीवानी बन गई। ट्रैवलर ब्लॉगर गोशिया गिर की कहानी हम सुनेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। ये तो तमाम वो बड़ी खबरें जिन पर आज डिटेल में हम बात करेंगे और बहुत सारे ज़बरदस्त मेहमान जो कि मैं आज शो में ज्वाइन करने वाले हैं। आप यकीनी तौर पर आज के शो को एंजॉय करने वाले हैं। अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो हैशटैग मच ये इस वक्त एक्सपर्ट ट्रेंड कर रहा है। बलूचिस्तान का इलाका मच, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का हमला जो है वो पसपा करके उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दों के हमले की इतलात मिली थी, ताहम दहशतगर्दों हमले में किसी तनसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। मच में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन भी जारी है और इस ट्रेंड में अब तक हज़ारों सारिफीन अपने अपने पोस्ट कर चुके हैं, अपने अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं, हमारे जवानों को दाद दे रहे हैं कि जिन्होंने इस हमले को पसपा बनाया। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो दूसरा ट्रेंड है उस हवाले से भी मैं आपको बताती हूँ। अभी तो आप जो विजुअल्स देख रहे हैं ये पोस्ट वो थी जो कि मच के हवाले से थी और जिस तरह हमारी फोर्सेस ने वहाँ पर सारी सूरत हाल को कंट्रोल में किया, जिस पर सारिफीन उनको काफ़ी सराह रहे हैं। इस वक्त शिमर जोसेफ इस वक्त दूसरा ट्रेंड है जो कि एक्सपर्ट ट्रेंड कर रहा है और आपको पता ही इससे पहले भी अपने ज़ख्मी अंगूठे के साथ उन्होंने 7 विकेटें ली, क्या ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की। तो ब्रिस्बेन टेस्ट की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में 7 विकेटें हासिल करने वाले वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर शिमर जोसेफ को पेशावर ज़ल्मी ने अपनी टीम के लिए चुन लिया है और उनको इस टीम में जुज़वी तौर पर शामिल किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग 9 की सप्लीमेंट्री कैटेगरी में ये ऐलान किया जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। टॉप ट्रेंड में अब तक 15,000 से ज़ायद सारिफीन अपने अपने जो पोस्ट हैं वो कर चुके हैं।
इसी हवाले से हम आपको बताते रहेंगे। इसी पर अब हम मच की बात हम फिर से करेंगे। तर्जुमान जान अचकज़ई साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जान अचकज़ई साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि अभी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने इनको चेस किया। इनको जो है, जो एरिया में ये जो पहाड़ों की तरफ के लोग भाग गए थे, उस इलाके को क्लियर करवाया और अब सूरत हाल बिल्कुल काबू में है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ मालूम हो सका है कि ये कौन लोग थे? इनके हवाले से कुछ कोई खबर, कोई इतला, या फिर जो पहले से इंटेलिजेंस बेस या थ्रेट्स या कुछ भी इस किस्म का मौजूद था, कब से वो आपको मिला हुआ था? क्या सूरत हाल थी? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारे सिक्योरिटी इदारों के पास इंटेलिजेंस था, क्योंकि जो इनके मराकज़ हमारे हमसाया मुल्क में तबाह किए गए थे, तो वो की जा रही थी कि दहशतगर्द इस तरह का कोई कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया के जरिए भी उन्होंने प्रोपेगेंडा किया था। जब ये वाक़या हुआ, चंद रॉकेट दागे गए दूर पहाड़ों से, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट है और उन्होंने फौरन से रिस्पॉन्ड किया और दहशतगर्दों को पसपा होना पड़ा। दूसरी बात यह कि बलूचिस्तान सिर्फ एक सूबा नहीं है, बहुत बड़ा रीजन है। यहाँ पे हजारों मील के फासले पे पहाड़ी सिलसिले हैं, तो ये दहशतगर्द चुप के कहीं पहाड़ों में कहीं से इस तरह की कार्रवाई कभी कभी करते हैं। लेकिन आपको पता है, हमारी रियासत, स्टेट, हमारे सिक्योरिटी इदारों की जो सलाहियत है, काइनेटिक, उनका एक कोई मैच नहीं है। सही। अच्छा जान अचकज़ई साहब, मुझे ये बताएगा कि जब हम लोगों ने ऑपरेशन किया और जवाब दिया था, उसके बाद बॉर्डर्स जो थे वो रेड अलर्ट पर भी थे और मालूम था कि कोई ऐसी कार्रवाई उस तरफ से हो सकती है। तो अभी चूंकि ये वाक़या, ये हमला हुआ जिसको माशाल्लाह से हम लोगों ने नाकाम बना दिया है, इसके बाद सिचुएशन को कितना अलर्ट रखा गया है? सिक्योरिटी का मामूल से क्या बढ़ाया गया है? क्या सिचुएशन है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बलूचिस्तान में इस तरह के वाक़यात इसलिए होते हैं कि बलूचिस्तान एक सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे बिखसूस भारत ने माजी करीब में बहुत सी कार्रवाइयाँ की हैं। कुलभूषण यादव की मिसाल हमारे सामने है, और फिर हमारे हमसाया मुल्क को इस्तेमाल किया गया, वहाँ पे कार्रवाई की गई जो अभी उनके मराकज़ पाकिस्तान ने तबाह किए, और इसके साथ जो हमारे मजदूर शहीद हुए हैं हमारे बॉर्डर रीजन के करीब एक हमसाया मुल्क में, ये तमाम एक नेटवर्क का हिस्सा है जो हिंदुस्तान में मेंटेन रखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने सूरत हाल को काबू में रखा है। 2-3 डिस्ट्रिक्ट के अलावा पूरा बलूचिस्तान पुरअमन है, और इंशाल्लाह हम सिक्योरिटी फोर्स की हर तरह की ताउन हमारे हासिल है, और हम भरपूर तरीके से 8 फरवरी को इलेक्शन कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जान अचकज़ई साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, और अभी भी ये सर्च ऑपरेशन का सिलसिला बताया जा रहा है जारी है, लेकिन सूरत हाल अब कंट्रोल में है। ये बड़ी खुशाइन बात है। अभी बात को कुछ करेंगे पाकिस्तान की सलामती को अपनी सलामती समझते हैं, दहशतगर्दों को तीसरे मुल्क की हिमायत हासिल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी हम मनसब के हमरा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जलील अब्बास शीलानी का कहना था कि दहशतगर्दों को दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका उन्होंने ख़तरा करार दिया। आला सतह पर मेकनिज़म कायम करने और वज़ीर ख़ारजा की तहरीन और इस्लामाबाद में बारी बारी मुलाकातों पर भी इत्तफाक हो गया। किसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए साबिक सफ़ीर हैं नगमाना हाशमी साहिबा, वो इस वक्त में ज्वाइन कर चुकी है। नगमाना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यही है कि अभी ये जो हालिया सूरत हाल है, इसके तनाजुर में आप इस मुलाकात को किस तरह देख रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सबसे पहले अस्सलाम। तो आपका शुक्रिया कि बोलने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। देखिए, ये मुलाकात बहुत ही अहमियत की हामिल है और बहुत ही ज़रूरी थी, क्योंकि यहाँ हम किसी दुश्मन मुल्क की बात नहीं कर रहे, या हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम ईरान की बात कर रहे हैं। ईरान जो कि हमारा हमसाया भी है और हमारा बहुत देरीना दोस्त भी है, जिसके साथ हमारे कल्चरल और रिलीजियस और लिंग्विस्टिक और हर तरह के ताल्लुकात हैं। और ये वो मुल्क है जो सबसे पहला मुल्क था दुनिया में जिसने पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ किया था। तो अब इसके साथ किसी भी किस्म के अगर मामलात में कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ भी आती है, तो ये दोनों ममालिक के लिए बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि
अगर आप ईरान की पिछले 40 साल की तारीख भी देखें और हमारे खित्ते में भी जिस किस्म की डिस्टेबलाइजेशन है, तो ईरान और पाकिस्तान दो मजबूत मुल्क हैं जिनमें तीसरे ममालिक और एक्स्ट्रा रीजनल जो पावर्स हैं उनका बहुत दखल रहता है। और ईरान तो आपको पता है कि बहुत ही वेस्ट की नज़र में कांटे की तरह खटकता है। तो जाहिर सी बात है इंडिया की भी और दूसरी एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की भी मुस्तकिल ये कोशिश रहती है कि किसी ना किसी तरह ये जो दो हमसाया दोस्त मुल्क हैं इनमें डिस्टेबलाइजेशन हो। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ईरान में जो थोड़े बहुत डिसिडेंट्स हैं उनकी जहन साजी होती है, उनको टेररिज्म के लिए तैयार किया जाता है और वो कौन करता है। इसी तरह बलूचिस्तान में भी देखिए जो भी थोड़े बहुत जो मसाइल हैं वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। हमारी तरफ इंडिया एक्सप्लॉइट कर रहा है, लोगों को अगवा भी करता है, उनकी जहन साजी भी करता है, उनसे टेररिज्म अटैक्स भी कराता है। तो ये ईरान का और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है इसको डिस्टेबलाइज करने में तीसरे ममालिक का बहुत हाथ है और हमें इसको समझना चाहिए। और इसीलिए ये बहुत खुशाइंद बात है कि जब कुछ दिनों पहले भी मिसाइल अटैक्स हुए थे तो बात ख़राब होते होते फिर अल्हम्दुलिल्लाह हालात ठीक हो गए और हमारे बहुत जल्द दोनों तरफ की लीडरशिप ने बहुत ही अच्छा नगमाना साहिबा ठीक कर लिया। बिल्कुल। अच्छा मुझे यहाँ पर ये बताइएगा कि देखिए हमने इस दौरे के दौरान ख़ास तौर पर ये बात की कि हमें सरहदों का एक दूसरे की एहतराम करना है, हमें कोई मैकेनिज़्म कायम करना है कि आपस के ताल्लुकात जो कि बहुत दरीना है वो जैसे थे वैसे ही रहें। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो पाएगा जब तक ईरान उस तीसरी जो भी वो मुल्क है तीसरा या कुव्वत है जो कि उनकी सरजमीन को इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे, या BLA या BLF के जो भी वहाँ पर अनासर मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ना करे, तब तक कैसे मुमकिन हो पाएगा कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं? देखिए ये जो इस तरह के टेररिज्म के वाक़यात होते हैं और इस तरह के ग्रुप्स जो दूसरे मुल्कों में जाके तीसरे मुल्क के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं उनको कर्ब करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और वो उन इलाकों में है जहाँ पे शायद इतना आसान नहीं होता, ना हमारे लिए ना उनके लिए। इसीलिए ये ज़रूरी था कि हम एक मैकेनिज़्म बनाते हैं और अब वो मैकेनिज़्म बन गया है जिसकी कॉन्स्टेंटली वो मॉनिटरिंग भी करेंगे, कंसल्टेशंस भी करेंगे और जो भी मालूमात होगी वो एक दूसरे के साथ शेयर भी करेंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर हमें कोई मालूमात ऐसी हैं कि उनकी सरजमीन पे कोई ग्रुप्स ऐसे हैं जो हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं तो हम उनके साथ शेयर करके जॉइंट ऑपरेशन भी हो सकता है, वो खुद भी ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर बातचीत ना हो, मैकेनिज़्म ना हो तो फिर गलत फहमियाँ पैदा होने की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है और ये जो अनडिज़ायरेबल एलिमेंट्स हैं इनकी कुव्वत भी बढ़ जाती है। इसीलिए ज़रूरी होता है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स को ओपन रखा जाए। और जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उनके का बहुत एक फ़ाल किस्म का कंसल्टेशन मैकेनिज़्म होना चाहिए। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इससे इन चीज़ों का खात्मा करना और जॉइंटली इनके खिलाफ मिल के आवाज़ उठाना आसान हो जाए। अच्छा नगमाना साहिबा, जब ये पहला जब वाक़या पेश आया जिसके फौरी बाद ज़ाहिर है हम लोगों ने कुछ घंटों का वक्त दिया, तकरीबन 12 से 15 घंटे बताए गए कि जब कोई जवाब वहाँ से नहीं आया जिसमें कोई नदामत या फिर कोई अपॉलॉजी किसी किस्म की जाती तो उसके बाद हम लोगों ने स्ट्राइक किया। तो वो जो एक तासुर बना था ईरान हुकूमत के हवाले से कि शायद ये लोग नहीं चाहते या इन्हें रिग्रेट नहीं है या जो कुछ हो रहा है क्या इसमें इनकी कोई रजामंदी शामिल है, वो तासुर तो कल ज़ायल हो गया ना फिर? देखिए ईरान में ज़्यादा तफसील में तो नहीं जाना चाहती, लेकिन ईरान के भी अपने अंदर डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट किस्म की सोचें हैं। तो पाकिस्तान में भी आपने देखा है कि हर मुल्क में होता है इस तरह। तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी सारे लोग शायद ईरान में खुद भी हैरान थे कि ये कैसे हो गया। और यही वजह है कि जब
हमने उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू किया और एक दफ़ा रिस्पॉन्ड करके जो भी एलिमेंट्स थे उनको ये बता दिया कि पाकिस्तान में इतनी ताकत भी है और इतनी डिटर्मिनेशन भी है कि वो अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को और अपने लोगों को की हिफाजत करना बहुत अच्छी तरह जानता है। तो आपने देखा कि फ़ौरन ही जो है गवर्नमेंट लेवल पे बात होनी शुरू हो गई थी और 2-3 दिन के अंदर अंदर जो सफ़रा वापस बुलाए गए थे वो भी वापस चले गए और इस बात का दोनों मुल्कों में बहुत अच्छी तरह इदराक हो गया गवर्नमेंट्स में कि इसको हमने मामले को आगे नहीं बढ़ने देना, हमने अपने जो हमारे म्यूचुअल दुश्मन हैं उनके हाथों में नहीं खेलना, हमें इस खित्ते को पुरअमन रखना है और अपनी दोस्ती को मजबूत रखना है। और ये बहुत अच्छा हुआ है कि देखिए अभी भी डेवोस में भी मुलाकात हुई थी हमारे वज़राए ख़ारजा की और उसके फ़ौरन बाद ये मामलात हो गए। तो अब ईरान का वज़ीर ख़ारजा का यहाँ तशरीफ़ लाना और इतने ओपनली पाकिस्तान के साथ मिलके इस बात का इरादा करना कि हम मिल के काम करेंगे और हम एक मैकेनिज़्म बनाएंगे और हम किसी भी थर्ड मुल्क को ये दोस्ती एक्सप्लॉइट करने की और इस खित्ते को एक प्रॉक्सी वॉर का वो खित्ता बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। हमारे हमेशा से देखिए बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं सही। और दोनों मजबूत मुल्क हैं और हमें दोनों को एक दूसरे के साथ मिलके चलना है क्योंकि सही। उनके भी पेश वही मसाइल हैं जो हमारे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका नगमाना हाशमी साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और ऐसे में जब हमारे सिपा सालार भी मिले हैं ईरानी वजह से तो इसकी भी बड़ी सिग्निफिकेंस है। ज़ाहिर है कि एक मैसेज प्रॉपर तरीके से गया और हर फोरम से गया है कि आपको इस मामले को संजीदा लेना पड़ेगा, मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा ताकि अनासर को रोका जाए और सूरत हाल को बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए क्योंकि इस किस्म की जो हरकतें हैं वो खित्ते में अमन के लिए ना बिल्कुल भी इनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इनकी गुंजाइश नहीं है। अब मैं कुछ बात करूंगी नाज़रीन, पाकिस्तान जहां मुआशी बदहाली, रोज़गार की कमी और हालात इंतहाई संजीदा हैं, यहाँ हम में से ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए अपनी ज़ात का नामो निशान मिटा देते हैं, अपना चेहरा ही बदल लेते हैं और ख़ुद को खोकर 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। बहुत से भेस ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर शायद सामने वाले को तो खुशी मिलती है मगर इस भेस के पीछे किसी का अपना असल वजूद खो जाता है। एक ऐसे ही किरदार से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मुदस्सिर इकबाल जो हमारे साथी एंकर हैं वो ख़ास तौर पर गए, उन्होंने उस किरदार को जो कि बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आ रहा है जो अभी आप भी देखेंगे लेकिन उसके पीछे क्या कहानी है, वो कौन है, आपको दिखाते हैं। बच्चों के फेवरेट कैरेक्टर कराची की सड़कों में नज़र आते हैं, उनमें से स्पाइडरमैन एक है। क्या हाल है? ठीक है, शुक्र है सर अल्लाह पाक। आप मैं अमूमन देखता हूँ यहाँ से गुजरते हुए, आप यहाँ मौजूद होते हैं, ये रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं आप या वीकेंड्स पे? नहीं, रोज़ाना की बुनियाद पर। तो अपना चेहरा छुपाया होता है, यहाँ गर्मी सर्दी में खड़े होते हैं तो कुछ आमदन भी हो जाती है, लोग आपकी को हेल्प करते हैं क्या? बस शुक्र अल्लाह पाक का सर, गुजारा हो जाता है। अल्लाह पाक ने रिज़्क़ देना है, उसने वादा किया है, रिज़्क़ मिल जाता है। बस 500-700 बन जाता है, कभी कभी सैटरडे संडे को 1000-2000 बन जाते हैं। अच्छा जी। अभी वैसे इलेक्शन हो रहे हैं, को उम्मीद है एक आम आदमी को, आप जैसे गरीब आदमी को उम्मीद है कोई कि कोई बेहतरी हो जाएगी, कोई घर के किराए, बिजली के बिल, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? सर बस अल्लाह से ही उम्मीद है। अल्लाह पाक ने जिसको इज़्ज़त देनी है, ज़िल्लत देनी है, वो अल्लाह के हाथ में ही है। अब हम तो कुछ नहीं कह सकते, हमारी तो उम्मीदें बिल्कुल ही बस ख़त्म हो गई हैं क्योंकि हमने सबको आजमा के देखा है। बस वो अल्लाह ही है जो चला रहा है, सबको सर्कल चला रहे हैं। तो ये जो करैक्टर आपने बनाया हुआ है, ये करैक्टर के क्या सोच के बनाया कि मैं इस करैक्टर में आऊँ, बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, लोग खड़े होते हैं, क्या सोचा था? सर मैंने यहाँ पर तकरीबन 6-7 साल मैंने ड्राइवरी की है। बस मेरा कुछ नुकसान हुआ था सैलाब की वजह से, घर भी उजड़ गया, सब कुछ भी नहीं रहा, तो जॉब भी ख़त्म हो गई। तो मजबूरी में मुझे ये काम करना पड़ गया। मैंने ये काम भी किया, मैं जॉब भी करता हूँ और इस तरह मेरा घर का गुजारा हो रहा है। अच्छा, तो क्या घर में कितने बेगम बच्चे हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, 2 बच्चे हैं मेरे से। तो पढ़ते हैं बच्चे? नहीं, छोटे हैं सर। छोटे हैं, वालिदैन भी साथ हैं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई आपने जब सैलाब आप कह रहे हैं नुकसान हो गया तो हुकूमत से कोई मदद नहीं हुई थी उस वक्त? सर हमारे वहाँ पास में लगते हैं मखदूम अहमद महमूद, मैं वहाँ भी गया हूँ। मखदूम खुसरो बख्तियार पास में होते हैं। आप रहीम यार खान से? जी सर, मैं वहाँ भी गया हूँ। किसी ने मुझे 1 रुपये की भी किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। और यहाँ मैं जॉब करता था, मैंने सेठ से बात की तो उन्होंने मुझे कम ज़र्फ़ और कुछ ऐसे अल्फाज बोले कि मुझे जॉब से भी इस्तीफ़ा देना पड़ गया, मैंने छोड़ दी।
अल्लाह के आसरे बस मैंने ये काम शुरू किया, मज़दूरी करते करते फिर इस काम पे आया हूँ। अभी जॉब भी करता हूँ पार्ट टाइम, ये काम भी करता हूँ। मेरा जॉब भी नुकसान हुआ है, घर भी गिर गया है और फसल का नुकसान हुआ है। मैं बैंक का भी मकरूज़ हो गया हूँ और इस वक्त भी मैंने बैंक की ब्लैक लिस्ट में हूँ। मैं क्या करूँ, बस मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। मैं ये काम भी कर रहा हूँ और जॉब से बस कुछ इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मेरा कुछ हिसाब किताब से। जनूबी पंजाब से इतनी दूर कराची आए तो लगा कि कराची में कुछ काम हो जाएगा मामला? सर यहाँ मैं ड्राइवरी करता रह गया हूँ ना, तो इस वजह से मुझे कुछ यहाँ उम्मीदें नज़र आ रही थी। तो अभी भी ड्राइवरी कर रहे हैं आप? जी अभी भी ड्राइवरी कर रहा हूँ सर। तो दोनों काम कैसे मैनेज करते हैं, सुबह से लेके फिर शाम तक, फिर रात तक ये काम? नहीं, तो काम कैसे? रात को तकरीबन 3-4 बजे तक मैं यहीं पे होता हूँ, फिर जाके सो जाता हूँ। सुबह 10:30 बजे मैं उधर अपनी ड्राइवरी पे जॉब पे जाता हूँ। शाम को 4 बजे तक वहीं होता हूँ, फिर थोड़ी देर रेस्ट करके फिर यहाँ जाता हूँ। अच्छा, आप जो है वो इतना रहते हैं यहाँ, सर्दी वर्दी गर्मी नहीं लगती? कोई लोग यहाँ से गुजरते हैं, बदतमीज़ी भी बहुत ज़्यादा हमने तो CVU पे देखी लोगों के साथ करते हुए ख़वातीन। आपके साथ तो कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ? सर सर्दी गर्मी को क्या करना है, जब ये मसला हुआ था सैलाब का, मेरे वालदैन मेरे बच्चे उधर ठंड में गांव में बहुत ज़्यादा सर्दी थी, वो बग़ैर कपड़ों के बग़ैर बिस्तर के वहाँ इतने परेशान थे। तो मुझे ज़ाहिर अब इतने सालों की मेहनत ज़ाया हुई है तो मुझे सर्दी गर्मी का मसला नहीं लगता यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे, कुछ दिन पहले भी मेरे साथ ये मसला हुआ है कि मैं काम कर रहा था, वो उन्होंने वीडियो बनाई कि आपकी वीडियोस वायरल हुई हैं, आप यहाँ पर लोगों की टिकटॉक हिट कर रहे हो, लोग अब वीडियो आपके बना के हिट हो रहे हैं। तो उन्होंने मेरे साथ वीडियो भी बनाई, मेरे साथ डांस भी की और मुझे मारा भी है, मेरा दांत भी तोड़ा है, मेरे होंठों पे 4 टाँके भी आए, मेरा बाजू भी क्रैक हुआ था। तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमारी मजबूरी है सर, हम मजबूरी से खड़े हैं। यार आप इतना करैक्टर है, ये तो यहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टीज़ भी होती हैं, बच्चों के बर्थडेज़ होती हैं, तो वहाँ नहीं आप लोग जाते? वहाँ तो अच्छा एक इवेंट हो सकता है, वहाँ नहीं आपको लेके जाते? सर मैंने बहुत सारी पार्टीज़ ज्वाइन की हैं। अपना इमरान अशरफ साहब जो हैं उनके बच्चे की सालगिरह पे भी मैं गया था, बर्थडे पे, और फ़िरोज़ खान के साथ भी मेरी हैं, यानी कि टिकटॉक बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं। लेकिन मुझे पता ही नहीं है, काफ़ी लोगों ने मुझे अपना नाम खुद बताया, मेरे जहन से निकल गया कि यार मैं फ़लाना एक्टर हूँ, फ़लाना एक्टर, लेकिन मेरे साथ कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया, किसी ने कोई यानी कि हेल्प नहीं की मेरी। तो यहाँ CVU पे गुजरते हुए लोग जब इधर उधर आते हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप मदद ज़रूर करें लोगों की, क्योंकि ये लोग उस तरह से मांग नहीं रहे। फ़न अपना दिखाने की कोशिश, बच्चों को खुश करने की कोशिश है। मेरा ख्याल है यहाँ करीब एक बहुत बड़ा मॉल है, वहाँ जाते हैं हम तो 3-4 हज़ार रुपये का हम खाना खा लेते हैं, 10-15 हज़ार रुपये की हम नॉर्मल फैमिली शॉपिंग कर लेते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मेरे सामने से इधर से गुजर रही हैं, तो अगर 2 मिनट रुकें, थोड़ी सी आप अपनी मोहब्बत के साथ मदद करें तो मेरा ख्याल है एक आदमी का ख़ुददारी के साथ घर चल सकता है। जो अपने आप को छुपाए भी हुए और अपना मांगना भी नहीं चाहता है, उसकी मदद भी हो सकती है। जी, आपने स्पाइडरमैन से मुलाकात किया और बड़ा ये दुख भरी कहानी थी कि उनके दांत भी तोड़े, उनको मारा भी, उनका होंठ भी फटा और उनकी मदद भी कोई नहीं की, उनके साथ वीडियो भी बना ली। बड़ा अफसोस होता है ऐसी बातें सुन के। हमें एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए और इस तरह के लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि हम उनको अजियत पहुँचाएँ। ये बहुत बुरी बात है। ज़ाहिर है इसका जवाब हमें देना पड़ेगा अल्लाह के पास जब जाएंगे, अगर हम इसको समझें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। बड़ी ज़बरदस्त मेहमान इस वक्त मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुकी है। महानूर मेरे साथ मौजूद है जो कि कराची मैराथन की विनर है फीमेल कैटेगरी में, और इन सब ने बड़ी मज़े की बातें करनी। लेकिन उसके अलावा एक और स्टार हैं जो कि मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तानी नौजवान हैं बिलाल इलियास जहांगीर, जिन्होंने नामवर अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट के 1 मिनट में 34 गाने पहचान कर मुनफरिद रिकॉर्ड बना लिया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम भी दर्ज करवा दिया है। बिलाल की खासियत ये है कि वो मुख्तलिफ आवाज़ें पहचानते हैं और ये बिलाल का तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल है। बिलाल इलियास इस वक्त हमारे साथ हैं। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। मुझे बताइएगा ये कैसे मुमकिन हो पाया ये वाला टाइटल अपने नाम करना और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम ही आपने दर्ज करवा लिया? आपको अपनी इस खसूसियत का कब पता चला था? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम पहुंचना ये यूँ पॉसिबल हुआ कि मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैंने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है और इस तरह से मैंने अपना नाम रोशन मतलब दुनिया में लाना है। जो टेलर स्विफ्ट वाला रिकॉर्ड है ये इस वजह से है क्योंकि मुझे बचपन से ही टेलर स्विफ्ट पसंद है। मैं उन्हें सुनता आ रहा हूँ ऑलमोस्ट 13 साल से, तो जब मैं 13 साल का था, तो इस वजह से जो है मैंने सोचा कि क्यों ना अगर मैंने पहले एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ तो क्यों ना मैं अपनी जो फेवरेट गुलकार है उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ढूंढ लूँ और वो
तो मुझे काफ़ी हफ्ते लगे थे इसको रिसर्च करने में कि इस तरह का कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, फिर इसकी प्रैक्टिस करने में, और फिर ये पॉसिबल। तो ये प्रैक्टिस आप किस तरह करते थे, कितनी देर करते थे, किसी ने आपकी हेल्प की तो वो भी बताइए। नहीं, हेल्प तो इतनी नहीं की, मैं खुद ही बस अपने रूम में बैठ के सुनता हूँ और सारा कुछ करता हूँ। बाकी ये है कि इसको प्रैक्टिस करने में मुझे 13 वीक्स का टाइम लगा था, और मैंने खुद से ही किया, सुन के हर एक गाने के लिरिक्स सुन के और याद। तो बिलाल किस तरह, मतलब आप गाने सुनते रहते थे और सारे टेलर स्विफ्ट के ही सुनते थे या फिर मुख्तलिफ सुनते थे, फिर उसमें रिकग्नाइज करते थे कि टेलर स्विफ्ट की आवाज़ कौन सी है, प्रैक्टिस होती किस तरह थी, ज़रा ये बताइए। ये रिकॉर्ड सिर्फ टेलर स्विफ्ट गानों के, तो मैं टेलर स्विफ्ट गाने वैसे तो मैं पहले भी फैन उनका, तो मैं उनका ही मोस्टली सुनता हूँ। तो इस रिकॉर्ड के लिए मैंने सिर्फ टेलर स्विफ्ट को ही सुना है, और उनके 150 प्लस गानों को, मतलब एक एक करके दिन में फॉर एग्जांपल 10 गाने जो है ना उनको सुनना और उनके एक लिरिक को जो है ना याद करना, इस तरह से जो है ना मैंने 13 हफ्ते। अच्छा, आपके ये 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक तो आपने टेलर स्विफ्ट के गानों वाला रिकॉर्ड बनाया है, इसके अलावा जो 3 है उनके बारे में नाज़रीन को बताइए, वो कौन कौन से हैं? जी, मेरा सबसे पहला जो रिकॉर्ड है वो है मोस्ट एनिमल्स आइडेंटिफाइड फ्रॉम एनिमल साउंड इन 1 मिनट, यानी कि सबसे ज़्यादा जानवरों की आवाज़ सुन के और मैंने पहचाना है कि ये कौन सा जानवर है 1 मिनट के अंदर। अच्छा। और मेरा जो दूसरा रिकॉर्ड है वो है मोस्ट जस्टिन बीबर सॉन्ग्स आइडेंटिफाइड फ्रॉम देयर लिरिक्स इन 1 मिनट, यानी कि जो जस्टिन बीबर गुलकार हैं, मेल सबसे बड़े सिंगर, उनके सबसे ज़्यादा गाने सुन के और आइडेंटिफाई किए 1 मिनट के अंदर। इसके अलावा जो मेरा तीसरा रिकॉर्ड है वो मैंने टीम के साथ बनाया था, और वो हमने छोटे छोटे पौधों को मिला के दुनिया का सबसे बड़ा लफ्ज़ लिखा था, 1111 पौधे इस्तेमाल कर। ज़बरदस्त। अच्छा, अब बिलाल अभी इसी पे ब्रेक लगेगा या फिर और भी कुछ सोचा हुआ है या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि अब ये वाला रिकॉर्ड भी अपने नाम करना है? देखिए, मेरा ख्याल तो यही है कि मैंने स्ट्रीक जारी रखनी है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ने की और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहना अपना। लेकिन फिर इस वक्त अगर आप कहें कि कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड जहन में है तो नहीं है इस टाइम कोई। अच्छा, वैसे बिलाल ऑन अ लाइटर नोट, आप तो खैर आवाज़ें पहचानते हैं, आमतौर पर लोग कहते हैं इसके कान बड़े तेज़ हैं, कहीं और बात हो रही हो, कौन कर रहा है इसको फ़ौरन पता चल जाता है, आपको तो नहीं ऐसा कुछ सुनने को मिलता? नहीं, मैं अक्सर यूँ सुनने को मिलता है कि अगर मैं किसी दोस्त को कह दूँ कि भाई रिपीट करना क्या कह रहे थे, मुझे सुनाई नहीं दिया, तो कहते हैं अच्छा तुम्हें जानवरों की आवाज़ समझ आ जाती है, ये समझ आ जाता है, वो समझ आ जाता है, नहीं समझ आती। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कोई फ़ोन पे आपके साथ प्रैंक भी नहीं कर सकता, आप फ़ौरन उसकी आवाज़ पहचान लेंगे कौन है। तो ये जब आपने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया तो उसके बाद कैसा रिस्पांस कैसा मिला, दोस्तों की तरफ से, फैमिली की तरफ से, या फिर जहाँ आप स्टडीज़ के लिए जाते हैं, कुछ बताइएगा। जब मेरा सबसे पहला रिकॉर्ड आया तो तब बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था पेरेंट्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से, दोस्तों की तरफ से। और जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है टेलर स्विफ्ट वाला, इसके बाद तो मुझे पहले वाले सब रिकॉर्ड से सबसे ज़्यादा जो है वो एप्रिसिएशन मिली है। फैमिली, फ्रेंड्स, इन सबको छोड़ के मुझे इंटरनेट पे भी बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन। सही। अच्छा, वैसे बाय द वे आपको टेलर स्विफ्ट तो पसंद है, 13 साल की उम्र से आप सुन रहे हैं, तो क्या बस इन्हीं को सुनते हैं या फिर और भी कोई ऐसा सिंगर है जिसके गाने आपने इतनी बार सुने हैं, या फिर अगर नेक्स्ट टाइम आप उसके गानों पर इस तरह का रिकॉर्ड बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं? मेरे 2 ही वैसे कह लें कि टॉप सिंगर्स हैं, यानी कि जस्टिन बीबर और टेलर स्विफ्ट। अगर आप कहें तो मैं अपने 100% टाइम में से 90% जो है इनको सुनता हूँ, बाकी 10% किसी और को सुनता हूँ। तो सुनते ही हैं बस या गाते भी हैं? नहीं, मैं गाने के नहीं, शौक नहीं, अच्छा, सुनने के लिए। तो आप पढ़ाई क्या कर रहे हैं? कोर्स बना लिए हैं जो कि मेरे टॉप पसंदीदा हैं। सही। पढ़ाई क्या कर रहे हैं आप? मैं BS कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं? पढ़ाई तो ज़ाहिर है वो भी बड़ी टफ है, कंप्यूटर साइंस, और उसके बाद आप साथ में ये भी कर रहे हैं। टाइम मैनेज करना पड़ता है, ऐसे में मैंने स्केड्यूल बनाया हुआ है, तो उसके मुताबिक इतना टाइम मैंने स्टडीज़ को देना है, इतना टाइम मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड को रिसर्च करने पे या वर्ल्ड रिकॉर्ड को प्रैक्टिस करने में टाइम देना है, और इतना टाइम मैंने अपनी बाकी एक्टिविटीज को, तो इस तरह से मैंने। अच्छा बिलाल, वो नौजवान जो कि इस वक्त आपको देख रहे हैं और वो भी कुछ ऐसा मुनफरिद करना चाहते हैं, लेकिन उनको तरीक़ाकार नहीं पता कि हमें ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए क्या करना होगा,
उनको आप कैसे गाइड करेंगे? बिल्कुल, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप पहले तो अपना इंटरेस्ट देखें कि किस तरफ आपका इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप गानों वाली साइड पे, तो आप गूगल पे इधर उधर रिसर्च करेंगे कि गानों पे कौन कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुके हैं, तो उन पे देखें कि कौन सा इजी है या आपके टाइप का है, तो आप उस पर प्रैक्टिस करें। कुछ काफ़ी वीक्स लग जाते हैं, हमें लगता है कि ये इतना आसान है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना होता। जाहिर बात है, वो कोई उसके पीछे मेहनत होती है, तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप उनकी वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और फिर कह सकते हैं कि मैंने प्रैक्टिस की हुई है, मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड। सही। और इसमें कोई रिवॉर्ड भी आपको मिला या नहीं? अगर आप कहें कि फाइनेंशियली तो नहीं, बिल्कुल नहीं, जीरो। लेकिन जो अप्रिशिएशन मिली है वो बहुत है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि ये जो आपने बताया कि आपने टाइम मैनेज इस तरह करते हैं कि आपने कुछ आवर्स स्टडीज़ के लिए रखे होते हैं, कुछ आप प्रैक्टिस करते हैं, कितनी ज़रूरी है आजकल के नौजवान के लिए टाइम कैलकुलेशन? जो इसके बगैर चलते हैं, मेरा ख्याल है वो तो कभी पढ़ाई उनकी रह भी जाती है और दूसरे ही काम करते रहते हैं। कितना ज़रूरी है ये? ये बहुत ज़रूरी है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दूँ, क्योंकि मैं भी पहले ऐसे ही करता था, तो सारा दिन ही वेस्ट हो जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट ना, तो आप कहेंगे भाई अभी मैं मोबाइल चला रहा हूँ, चलो पढ़ाई तो बाद में भी कर सकता हूँ, तो वो शाम हो जाती है। फिर सोचते हैं बस यार अब सोने का टाइम है, अब चलो लैपटॉप, इस तरह से ज़ाया हो जाता है। चलें जी, ज़बरदस्त, कीप इट अप। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल, आप हमारे साथ मौजूद रहे, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस टाइटल। अब मैं आपको बताऊंगी 2 दिन पहले कराची की तारीख में पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर मैराथन का इनेकाद हुआ था और कल हमने आपकी मुलाकात करवाई थी। जो हमारे साथ मौजूद थे सुहेल आमिर, जो कि मैन कैटेगरी में कामयाब हुए थे। तो आज हम आपको मिलवा रहे हैं पाकिस्तान की एक ऐसी बेटी से जिन्होंने ना सिर्फ अपने वालिदैन का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र बन गई हैं। मानूर फातिमा, जिन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया और सबसे आगे निकल गई। मानूर इतनी फिट कैसे हैं, इतनी बड़ी मैराथन कैसे जीत ली, ये राज आज हमने सोचा कि इनसे बराह रास्त बात करते हुए जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि इसके पीछे कितनी मेहनत थी। बज़ाहिर तो सबको नज़र आ रहा होता है कि भाई इसको ये मेडल मिल गया या इसको तो इनामी रकम मिल गई है, लेकिन इसने पता नहीं ऐसी बस भाग निकली थी। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप ऐसे नहीं इतना लंबा भाग सकते, इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है। तो मानूर फातिमा, कराची मैराथन रेस विनर, मेरे साथ हैं। वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया मानूर, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं। मुझे ये बताएं कि कितनी दौड़ लगाई थी? 42.2 किलोमीटर। नहीं, वो तो इसमें लगाई थी, इससे पहले कितनी दौड़ लगाई थी? इससे पहले प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, जो हम ट्रेनिंग सेंटर एनसीसी है, वहाँ पे मेरा क्लब है सिंध ट्रैक एंड फील्ड, और मेरे कोच हैं सर शहबाज, जो मुझे डेली बेसिस पे ट्रेनिंग करवाते हैं और डाइट बताते हैं, वो मैं यूज़ करती हूँ, और मतलब मुझे मेरी पूरी रूटीन बताते हैं। उसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी डाइट और रेस्ट और ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। सर ट्रेनिंग करवाते थे। बाकी मैराथन का पता लगा था 1 महीने पहले तकरीबन, तो हमने सोचा कि एक्सपीरियंस कर लिया जाए, क्योंकि इसमें 5 किलोमीटर्स तो फन रेस थी और 10 किलोमीटर्स थी नहीं, तो 21 थी और 42 थी। तो जब सोचा कि अच्छा, आप बताती रहे, मैं आपकी बात सुन रही हूं। सोचा कि ना 21 भागना है, तो सोचा कि जब छोटा रेस लेना है तो थोड़ा सा बड़ा रेस ले लेते हैं ना। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत हिम्मत दी, बहुत सारी दुआएं थी मेरे साथ, बहुत सारी, बहुत ज़्यादा, मतलब रिलेटिव्स और मेरे साथ एनसीसी में मेरी एक साथ टीममेट है महाम, उनकी मदर हैं, उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया कि तुम 42 कर लोगी, मुझे पता है तुम कर लोगी, और मैंने ठीक है। अच्छा, जो आपके कोच ने आपको आपकी रूटीन बताई थी कि आपने इस तरह चलना है, ये खाना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, वो हमसे शेयर करें आप। अच्छा, ये जैसे मैराथन होती है ना, इसके लिए आपको ना लोडिंग करनी पड़ती है अपनी बॉडी में ना, ज़्यादातर फूड की, मतलब जो हेल्दी फूड होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसकी लोडिंग करनी पड़ती है। वो तकरीबन कुछ लोग शुरू करते हैं मैराथन से या किसी रेस से 3 दिन पहले या 5 डेज़ पहले। तो मैंने तकरीबन 1 हफ़्ता पहले शुरू की थी, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लेनी पड़ती है, जैसे बहुत ज़्यादा हेल्दी शकरकंदी हो गई है, कॉर्न हो गए हैं, ऐसी चीज़ें आपको ना कार्बोहाइड्रेट होती है, इनको आपको अपनी बॉडी में ना लोड करना पड़ता है। तो जब आप इसकी लोडिंग होती है ना, तो अगर आपके पास लोडिंग फुल होगी तो आप मैराथन में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि वो उस टाइम यूज़ हो रहा होगा जो आपने लोड किया हुआ होगा। तो वो मेरे कोचेस ने मुझे बताया
एक मेरे बहुत सीनियर प्लेयर हैं सजाद भाई, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, मुझे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी जिसको मैंने फॉलो किया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे पाकिस्तानी अवाम तो हर वक्त जाती है लेकिन उनकी अनलोडिंग नहीं हो पाती, आपकी तो भाग के हो गई है, वो लोड ही रहते हैं और ख़ास तौर पे सर्दियों में तो बहुत ही लोडिंग हो जाती है। मुझे ये बताइए कोई एज लिमिट थी इस मैराथन में या फिर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता? इसमें कोई एज लिमिट नहीं थी, ये ओपन कैटेगरी थी ना, कोई भी किसी भी एज का बंदा किसी भी कैटेगरी में भाग सकता था, किसी भी तो आप ठीक है, आपने अभी डाइट का तो बता दिया, इसके अलावा डेली जो प्रैक्टिस में आपकी रनिंग थी वो कितने घंटे आप भागती थी, कितने किलोमीटर्स आप रनिंग करती थी? मुख्तलिफ ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर हमारा टाइम पीरियड होता है 3 घंटे का टाइम पीरियड होता है, उसमें हम अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करते हैं, जो टोटल ट्रेनिंग होती है हमारी, जिसमें रेस्ट भी होता है बीच में और क्या कहते हैं ग्राउंड में ही होते हैं। लेकिन एक बात होती है, अब जिस ग्राउंड में मैं ट्रेनिंग करती हूँ, अब जैसे मेरा बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जो प्लेयर्स आगे आना चाहते हैं ना और जिनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, अब मुझे जो सपोर्ट है वो मेरे क्लब की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ और इंशाल्लाह मैं करूँगी। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा होता है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, जैसे किसी और गेम के लिए प्लेयर्स को सपोर्ट किया जाता है ना, वैसे एथलेटिक्स को नहीं किया जाता। एथलेटिक्स बेसिकली बहुत ज़्यादा मेहनत का गेम है और इसके लिए प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं करते। अब मैं कहना चाहती हूँ, हमेशा मैंने यही कहा है कि आप अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करेंगे, प्लेयर्स आगे आएंगे। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है कि यहाँ पे ज़्यादातर सपोर्ट नहीं है ही नहीं सपोर्ट ना, मतलब अगर आप 10% में से आपको 1% सपोर्ट मिलता है, उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा जान मारनी पड़ती है अपनी कि आपको वो सपोर्ट मिल जाए। अब जैसे कि यहाँ पे एनसीसी ग्राउंड है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, वो एक ही ट्रैक है पूरे कराची में ना, तो अब वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का है, तो अब वहाँ पर ये है कि मुझ जैसा प्लेयर भी ना, मैं नेशनल प्लेयर हूँ, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ पाकिस्तान की, लेकिन अगर मुझ जैसा प्लेयर भी वहाँ जाता है तो वो कहते हैं कि आप इसमें मेंबरशिप कराएंगी तो हम आपको जाने देंगे, अदरवाइज़ हमारे को जो इमरान यूसुफ साहब हैं जो वहाँ के डायरेक्टर हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम आपको जाने नहीं दे सकते बगैर आपकी जो मेंबरशिप कार्ड है। तो इनको चाहिए कि तकरीबन आप उन प्लेयर्स को तो अलाउ करें जो आपको दे रहे हैं, आपका नाम रोशन कर रहे हैं। मतलब अभी जैसे ये मैराथन है या बिल्कुल सही बात है, एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी, इतना तो एटलीस्ट बनता है कि आप उनको इतनी परमिशन दें कि वो प्रैक्टिस कर सकें इस तरह के ट्रैक्स पे, अगर एक ही मौजूद है। तो मुझे ये बताइएगा मानूर के अभी माशाल्लाह से आप ये जीत तो गई हैं, अब जो इनामी रकम मिलेगी उसका आपने क्या करना है? अच्छा, सबसे पहले तो मैंने थोड़ी सेविंग्स करनी है, उसके बाद जो मेरी टीम है, फैमिली है, ये बता दूं जी 5 लाख रुपए आए, कोई छोटी अमाउंट नहीं है। अब प्लान क्या है मानूर का, ये हम इनसे पूछते हैं। हाँ, जो थोड़ी सेविंग्स करनी है क्योंकि बहुत ज़रूरत होती है इंसान को, कभी भी किसी भी वक्त कोई भी वक्त आ सकता है आपके ऊपर। और दूसरी बात, मेरी जो टीम है, फैमिली है, उनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा पार्टी करनी है, एंजॉय करनी है। चलें जी, पार्टी बिल्कुल आप करें, ज़ाहिर आपने मेहनत की है। अच्छा, पढ़ाई भी साथ चल रही है या नहीं? जी, पढ़ाई चल रही है। लास्ट ईयर मैंने अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट किया इंजीनियरिंग से और रिसेंटली मैं फ़िज़िकल एजुकेशन का डिप्लोमा कर रही हूँ फ़िज़िकल कॉलेज से, बॉयज़ एंड गर्ल्स, और इसके बाद मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन में मास्टर्स करना है। तो आगे सोचा हुआ है कि जॉब क्या करनी है, कैसी तरह ट्रेनिंग्स देनी है लोगों को, फिटनेस ट्रेनर बनना है या क्या, किस किस्म की जॉब का सोचा हुआ है? मैंने स्पोर्ट्स में ही आगे जाना है। मतलब ये जो है ना चीज़, जो शौक़ होता है ना आपका, अगर आप उसी को अपना पैशन बना लो ना तो वो ज़्यादा आप अच्छे से कर पाते हो, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने कोई आगे जाके जॉब भी करनी है या मैंने कुछ स्टार्ट करना है अपना भी, तो मैंने स्पोर्ट्स में ही। तो ये शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ? ये शौक़ ऐसे पैदा हुआ, मतलब मैं कोई इतने बहुत टाइम से पुरानी नहीं हूँ स्पोर्ट्स में कि लोग होते हैं अपने चाइल्ड लेवल से कर रहे होते हैं, नहीं। जब मैं कॉलेज में थी ना, यंग लेवल पे बिल्कुल फर्स्ट ईयर में थी, तो हमारे स्कूल कॉलेज में एक स्पोर्ट्स होता था कि लड़कियां वहाँ जा रही हैं, ग्राउंड जा रही हैं, नेम लिखवाना है, स्पोर्ट्स डे जो होता है, स्पोर्ट्स गाला होता है तकरीबन उसमें ना। तो मैं बड़े शौक पे मैंने बोला घर पे मैं जाऊँगी स्पोर्ट्स में, भाई मैंने जाना है और मैं ये करूँगी। तो स्टार्ट मैंने फ़ुटबॉल से और वॉलीबॉल से किया था। तो उसके बाद ना मुझे जब आहिस्ता आहिस्ता आगे जाती गई और मैंने क्या कहते हैं एथलेटिक्स देखा जब, और जो मेरे कोच थे सर शहबाज, उन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम बोला आप ग्राउंड आओ, आप बहुत टैलेंटेड हो, आप मेहनत करोगी आप बन जाओगी। तो मैंने ग्राउंड जाना स्टार्ट किया। फुटबॉल की एक टीचर थी, उनका मैं नाम नहीं लूँगी, खैर उन्होंने मुझे एक दफ़ा बोला था कि आपसे ग्राउंड के 7 राउंड नहीं लगते, लेकिन आप फ़ुटबॉल क्या खेलोगी ना। तो उस दिन मैंने सोचा था कि मैंने इनको करके दिखानी है एक चीज़ जो इन्होंने जो मुझे कहा है। तो वो मैंने एज अ चैलेंज ले लिया और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी, क्योंकि उसके बाद कुछ टाइम बाद एथलेटिक चैम्पियनशिप हुई थी लाहौर में, उसके लिए मैं सिलेक्ट हो गई थी। मैं 6 मंथ ट्रेनिंग की थी मैंने कोई, लेकिन मैं सिलेक्ट हो गई थी और उसमें मैं टॉप 6 में रही थी पाकिस्तान लेवल पे।
फिर नेक्स्ट अभी जो नेशनल गेम्स हुए थे कोयटा में लास्ट टाइम जो हुए थे, उसमें मैंने 10 किलोमीटर रेस वॉक में ब्राउन्स मेडल लिया। तो ऐसे स्टेयर्स चढ़ती गई और अल्लाह ताला ने क्या बात है, ज़बरदस्त भाई। ऐसे ही मानूर आप मुल्क का नाम रोशन करती रहें, अपने पेरेंट्स के लिए बाइस फ़ख्र बनी रहें। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप लड़कियों को? मैं बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगी। मैं ये कहना जो गर्ल्स होती हैं ज़्यादातर फीमेल जो होते हैं ना, मतलब कि अगर आप मतलब घर में हैं और कुछ भी नहीं, अगर आपको प्रोफेशनल नहीं खेलना तो भी आप फिज़िकली फ़िट होने के लिए इस एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकती हैं। ज़्यादातर गर्ल्स को लेना चाहिए ताकि वो फिज़िकल फ़िट रहें, मेंटली भी फ़िट रहें, और इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहती है ना कि आप आगे खुद। मुझे क्या पता था कि मैंने मैराथन जीतनी है, ज़बरदस्त बात आपने की है, हो गया। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच मानूर, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। ऐसे कैसे मुमकिन है कि हम इलेक्शंस की बात ना करें, क्योंकि इलेक्शंस तो सर पर हैं। सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए हैं। मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम के लिए अवामी जलसे, जुलूस, रैलियां, बड़े बड़े पंडालों से तनकीद भरे खिताबात जारी हैं। और जैसे जैसे पोलिंग का वक्त करीब आ रहा है, कुछ गिरफ्तारियां, छापे और पर्चे भी काटे जा रहे हैं। इन सब के दरमियान कराची में पुरतशद्दुद वाक़यात का रोनुमा होना यकीनन कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी और साबिक़ा तमाम ऑपरेशंस पर सवालिया निशान लगा रहा है, क्योंकि कराची में बात डंडों और लाठियों या मुखालिफिन पर तनकीद तक महदूद नहीं है। गोलियां चली हैं, ज़ख्मी हुए हैं कुछ लोग और सियासी कारकुन के जाम बहक होने तक की बात पहुंच गई है। इस वक्त इलेक्शन का पुरअमन इनेकाद बहुत ज़रूरी है और इसके लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की सियासी जो दाव पेच से हट कर जुराइम, असल जो जुर्म करने वाले उनके खिलाफ सही मानों में हरकत में आना बहुत ज़रूरी हो गया है। दूसरी जानिब पंजाब की अगर बात की जाए तो मियाँ साहब ने कल लाहौर में जलसे से खिताब किया और बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही है। मियाँ नवाज़ शरीफ ने कहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। कितना मासूमाना सवाल है कि आप लोग मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, बताएं। मियाँ साहब लाहौर के हल्के यानी 130 से इलेक्शन लड़ेंगे और 2 दिन से वो अपने हल्के में लोगों से वोट मांगने के लिए मुहिम चला रहे हैं। नवाज़ लीग की इंतखाबी मुहिम है। लाहौर में आसिफ अली ज़रदारी की मौजूदगी है। बिलावल की शदीद तनकीद है। पहले खामोशी और बाद में बिलावल को जवाब देने की पॉलिसी पर अमल करना पड़ा। पंजाब की नवाज़ लीग क्या कर रही है, क्या होने वाला है, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त नून लीग के रहनुमा है राना एहसान साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेलकम टू आवर शो। राना साहब, कल मियाँ साहब ने अपने वो हल्के में गए और NA 130 में उन्होंने लोगों से खिताब किया। ऐसा लगा कि उनका बजाते खुद हल्के में आना बहुत ज़रूरी था। क्या वाकई लाहौर में हालात ऐसे हैं कि मियाँ साहब को खुद डोर टू डोर जाकर कैंपेन करने की ज़रूरत पेश आ रही है? माजी में तो हम देखते थे कि लाहौर में मियाँ साहब का नाम ही काफ़ी होता था, लाखों वोट ऐसे ही मिल जाते थे। मैं नहीं समझता कि कोई टफ टाइम हमें मिल रहा है, लेकिन इलेक्शन कैंपेन मियाँ साहब अपने हल्के में हमेशा आते थे और ये तो कह लें दफ्तर के इफ्तिताह और कह लें कि हल्के की एक कॉर्नर मीटिंग टाइप चीज़ थी जो जलसा नुमा हो गई और लाखों की तादाद में लोग जो हैं उनके हल्कों में निकल आए। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक अच्छी बात है कि ग्रास रूट लेवल तक मियाँ नवाज शरीफ जहाँ जिस हल्के से कंटेस्ट कर रहे हैं वहाँ खुद वो कैंपेन कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी कैंपेन की जो है वो निशानदेही है और हम बड़े कंफर्टेबल हैं। PML इतने जलसे हो रहे हैं उसमें अवामी पज़-ए-राय मिल रही है PML। अच्छा एहसान साहब, इस सारी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि ज़रदारी साहब भी लाहौर में मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, पीपल्स पार्टी की बड़ी ख्वाहिश है कि वो लाहौर में या पंजाब में एंट्री डाल सके। तो पिछली दफ़ा भी इनकी पूरी पंजाब के अंदर 5 या 6 MPs की नशिस्तें थी जो इन्होंने जीती हुई थी। हम इनको वेलकम करते हैं, इनका हक है कि आके कैंपेन करें, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि लाहौर PMLN और पंजाब भी PMLN का ही रहेगा, तो इनके आने ना आने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब ऐसे में बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुसलसल तनकीद को आप कैसे देख रहे हैं? बिलावल ज़रदारी पहले ही इल्ज़ाम लगाते थे कि शायद मुबैना सिलेक्शन हो रही है, अब तो उन्होंने सवाल उठा दिया है कि नवाज शरीफ आजकल वोट को इज़्ज़त दो का नारा क्यों नहीं लगा रहे। क्या कहेंगे, वोट को इज़्ज़त दो का नारा अपनी जगह बरकरार भी है या नहीं? देखिए, बिलावल भुट्टो साहब तो ये कह रहे हैं कि मैं आज़ाद अरकान लेके जो है हुकूमत बनाऊंगा। तो इसका मतलब है अब तो वो पहले तो वो कह रहे थे कि PMLN हुकूमत में आ रही है, अब वो कह रहे हैं मैं खुद हुकूमत बनाऊंगा।
तो ये कैसे मुमकिन है कि अगर हम लाड लें, और जहाँ वो हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जिस तर्ज के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते हैं, वही इल्ज़ाम MQM उनके ऊपर सिंध में लगाती है, वही इल्ज़ाम GDA उनके ऊपर लगाते हैं। और उनकी बातों पे कैसे यकीन करें जब सिर्फ चंद माह पहले वो असेंबली में मियाँ शहबाज शरीफ की तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे और कह रहे थे कि इनसे अच्छी वर्क एथिक्स किसी के पास है ही नहीं, ये बड़े मेहनती लोग हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो आज जो है वो क्योंकि इलेक्शन है तो उन्होंने जो है वो कह लें कि तनकीद का निशाना PMLN को बनाया। तो सब जानते हैं इन हकायक को। और देखें, डेवलपमेंट से कंपैरिजन होना है, लोग बातों में नहीं जाते। लोगों को पता है पंजाब के आप किसी छोटे शहर का कंपैरिजन सिंध के इंटीरियर के बड़े शहर से कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने साल पीछे है। और 15 साल की लगातार हुकूमत जो है बेसिक मसाइल नहीं हल कर सके सिंध के अंदर, तो पंजाब में आके किस चीज़ का दावा करेंगे, क्या डिलीवरी वो देंगे? अच्छा राना साहब, हमने देखा है एक तरफ बिलावल या दीगर मुखालिफिन की तनकीद को काफ़ी हद तक इग्नोर किया गया, फिर अचानक शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ दोनों ने ये जवाब देना शुरू कर दिया। ये ठीक वो टाइमिंग थी कि जब बिलावल ने ये दावा किया था कि आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ मिलकर हुकूमत में आ जाएंगे, या क्या वाकई मुकाबला इतना टफ है, कुछ भी हो सकता है, क्या PPP हुकूमत बना सकती है? देखिए, बात यह कि हमने तो कोशिश की कि हम कीचड़ उछालने की सियासत ना करें और हम अपनी बात करें, अपने मंशूर की बात करें, प्रोग्रेसिव बात करें इलेक्शंस के लिए। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी को ऐसा लगता है कि PMLN की तनकीद करके उनको PTI का वोट मिल जाएगा या एंटी PMLN वोट मिल जाएगा, ये उनकी भूल है। देखें, PMLN की एक परफॉर्मेंस की तारीफ है जो पीपल्स पार्टी की पंजाब में नहीं है और सिंध के अंदर उनके पास कुछ दिखाने को नहीं है। तो इनको करने दे जो ये कर रहे हैं, लेकिन उसके कोई नताइज इतने नहीं निकलेंगे। हमने रिस्पांस इसलिए करना शुरू कर दिया है, वो भी हम देखें कोई बहुत ज़्यादा उन पर लंबी चौड़ी बात नहीं करते। वो ये है क्योंकि इलेक्शन पे जब इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लगेंगे तो हम जवाब देते हैं। देखें, आज़ाद उम्मीदवारों से जिसने हुकूमत बनानी है वो तो पहली डिफीट एडमिट कर चुका है। इसका मतलब है कि उसकी अपनी टिकट में वो दम खम नहीं है कि वो हुकूमत बना सके, तो पहले ये तो हार मान चुके हैं। हम तो अपने बलबूते पे इंशाल्लाह सिंपल मेजॉरिटी की बात तो एहसान साहब, एक तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान है, जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ तो बहुत मशहूर है, आपको पता ही है। दूसरी जाने बिलावल का ये दावा है कि आज़ाद उम्मीदवार जीतकर उनके साथ मिल जाएंगे, और तीसरी तरफ हम देख रहे हैं PTI का बल्ले का निशान जाने के बाद बहुत बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों का मैदान में होना। इस वक्त नवाज लीग का सबसे बड़ा सियासी मुखालिफ फिर आपको कौन दिखाई दे रहा है इन सब में से? देखिए, डेफिनेटली पंजाब में अगर बात करें तो नून लीग का मुकाबला PTI से था, और बल्ला छिन जाने के बाद जो PTI बैक्ड उम्मीदवार हैं वो कॉन्टेस्ट में हैं PMLN के साथ। लेकिन PMLN अपने आप को कंफर्टेबल फील करती है, और अगर बल्ला होता भी तो तब भी हम समझते हैं कि हमारा एक अच्छा चांस था कि हम पंजाब में 2/3 अक्सरियत लें, तो इंशाल्लाह उसी पे हम गामजन हैं। लेकिन मान लेते हैं कि मरकज़ में अगली हुकूमत चले जी आप लोगों की होगी, क्या समझते हैं कि हुकूमत आपको दी जाएगी तो वो 2/3 पर होगी, सादा अक्सरियत पर, या फिर PDM तर्ज पर कोई मखलूत हुकूमत बनती देख रहे हैं आप? देखिए, हम तो समझते हैं कि अवाम को चाहिए कि हमें कम से कम सिंपल मेजॉरिटी वफाक में दें ताकि हम अपने मंशूर को इम्प्लीमेंट कर सकें और एक मजबूत PMLN की हुकूमत आए कि हम अपने वादे पूरे कर सकें। लेकिन डेफिनेटली अगर एक सिंपल मेजॉरिटी नहीं हम बना पाते तो फिर एक कोलिशन हुकूमत होगी जिसमें फिर हमें बाकियों की भी सुननी पड़ेगी और अपनी भी कुछ मनमानी पड़ेगी। तो हमारी तो इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि हम मिनिमम जो है एक सिंपल में ज़रूर लेंगे और एक अच्छी स्ट्रॉन्ग हुकूमत बनाएंगे अपने पार्टनर्स के साथ। हम ये ज़रूर समझते हैं कि सबको लेके चलना चाहिए है, सबके साथ कंसेंसस के साथ चलना चाहिए। अगर ऑपोजिशन भी तगड़ी हो तो उसके साथ उसको भी जो है चले जी। बहुत शुक्रिया आपका राना एहसान के साथ मौजूद रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा, 8 फरवरी को जब इलेक्शंस होंगे तो पता चलेगा कि कौन हुकूमत बनाने में कामयाब होता है और किसको अवाम अपने लिए पसंद करते हैं, चूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अब काम करते हैं, हम क्यों ना सितारों का अहवाल भी ले लें, क्योंकि हमने एक चेंज की बात की है। क्योंकि इलेक्शंस के बाद ज़ाहिर है यही सबकी तवक्को है कि चेंज आएगा, हुकूमत बनेगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, महंगाई में कमी होगी, कुछ ये पहिया जो कारोबार का ये भी बेहतर तरीके से चलेगा। तो इरफान कामिल साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त के लिए। मुझे ये बताइएगा
कि एक तो वैसे मौसम आज बड़ा कराची का सुहाना है, हल्की बारिश भी सुबह सुबह हुई है आज, और कल बारिश की पेशगोई भी थी, तो मौसम के असरात कुछ आपकी भी शख्सियत पे मुझे नज़र आ रहे हैं। बड़े सेट बैठे हुए तैयार होके किट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सैरिश, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। निकलना होता है जरा ऑफिस के लिए, तो बस वो तैयारी होती है, उससे पहले आप लोगों का एक सेगमेंट आ जाता है, तो बोल के बहुत बोलना शुक्रिया, जरूरी होता है। बहुत शुक्रिया कि आप वक्त निकालते हैं। अच्छा इरफान साहब, मुझे बताइएगा, अब तो माशाल्लाह से इसमें कोई भाम ही नहीं है कि इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे। इलेक्शंस 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, अब सभी ने अपना अपना मैनिफेस्टो भी दे दिया है, फैसला आवाम ने करना है। सितारे क्या कह रहे हैं? देखें, स्टिल हमारी इस सिलसिले में बहुत पहले भी प्रोग्राम्स पे बात हुई है, और मैं वक्तन फवक्तन इसके बारे में कुछ प्रेडिक्शंस भी देता रहा। स्टिल जो टाइम है, हम हमेशा जो एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो टाइम बेस्ड है। कि टाइम के अंदर किन चीजों से आप गुजर रहे हैं और आगे किन चीजों से गुजरेंगे। वल्लाह आलम बिस्सवाब, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, लेकिन हम क्योंकि जब ये स्टडी को करते हैं तो इसमें कुछ चीजें जो नजर आ रही होती हैं वो उसको हम माइनस नहीं कर सकते उनमें से, तो चीजें स्टिल डिफिकल्ट हैं। ठीक है, स्टिल आपको इलेक्शंस के रिजल्ट डिफिकल्ट लगेंगे आपको। अगर अभी इलेक्शन से अभी 9 दिन बाकी हैं इलेक्शन में, ये टाइम थोड़ा सा क्रिटिकल है इन टर्म्स ऑफ प्लैनेटरी पोजीशंस, जो कि सैटर्न की जो पोजीशन है वो बहुत हाई पोजीशन के ऊपर है, बहुत स्ट्रांग पोजीशन के ऊपर है। और जब ये स्ट्रांग पोजीशन में होता है ना, ये सिर्फ जस्टिस मांगता है। ये कहता है मुझे हर चीज में जस्टिस चाहिए। ये जो जस्टिस है ना, जहां पे भी इन चीजों में इनजस्टिस होगा वहां क्लैश होगा। तो कुछ चीजें ऐसी डिफिकल्ट नजर आ रही हैं कि जो कि हो सकती हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट करें। सही। अच्छा वैसे अगर स्टार्स की बात की जाए तो आपको कौन सी जमात के सितारे इस वक्त चमकते दिखाई दे रहे हैं कि जो कि ज़्यादा मतलब इम्कान में है कि इसकी हुकूमत बन जाएगी? देखिए, अगर हम हर जो जमात है ना वो उसके रहनुमा से रिलेट करती है। हर जमात जो भी इस वक्त कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस के लिए, और हर शख्स का जो एक फादर फिगर होता है ना, वो उसका उस जमात का लीडर होता है। सही। हम जब लीडर्स की पोजीशंस को देखते हैं तो उसकी बेसिस पे हम कुछ फैसले करते हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है। तो उसमें जो अभी जो प्रोमिनेंट पोजीशन में जो अभी आगे आने वाले वक्त में जो नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि क्योंकि कम्युनिकेशन का टाइम है, अभी 1 फरवरी से एक हमारा जो प्लैनेट है मरकरी, वो कैप्रिकॉन के अंदर रेट्रोग्रेड करेगा। जब वो कैप्रिकॉन में जाएगा, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन होगा। तो मुझे इसके अंदर जो लगता है, मुझे पीपल्स पार्टी की पोजीशन कुछ नजर आ रही है, जिसमें बिलावल साहब की बात करूंगा। वो उनकी पोजीशन मुझे बेहतर नजर आती है। अगर मैं नवाज शरीफ साहब के उस पर जाता हूँ, नवाज शरीफ साहब को मैंने शायद पहले भी कहा था कि क्योंकि टाइम ऐसा, उनको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो उनको इन ड्यूरेशन में कुछ हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स हैं उनको, और उनको इसको बहुत टेक केयर करनी चाहिए उनको। सही। तो इन चीजों से जो गुजर रहे हैं, तो मुझे लगता है ऐसा है कि बिलावल साहब एक पोजीशन के अंदर जहां पे कुछ लगता है कि गवर्नमेंट के साथ कुछ इंटरेक्शन करते हुए नजर आएंगे लोग। सही। चले, वैसे तो आपको पता है कि जो एक प्रोपेगेंडा कह लें या फिर सभी जमातों के जो नजरियात और अंदाजे थे, वो तो खैर नून लीग के हवाले से था कि शायद ये विनिंग हॉर्स है और बस ये हुकूमत बनने जा रही है। नवाज शरीफ साहब की हेल्थ इजाजत नहीं दे रही है, जो हम देख रहे हैं उनके बर्थ चार्ट के हिसाब से। सही। उनकी हेल्थ उस लिहाज से, वो चीजों को आप देखेंगे उस लिहाज से वो जलसे नहीं कर पा रहे हैं, उस लिहाज से वो जो उनकी पार्टी कैंपेन चलती है वो नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है उनको हेल्थ इश्यूज हैं कुछ, सही, जिसके लिए उनको अपना ख्याल करना चाहिए। चले जी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे अगर तो ऐसा कुछ आप देख रहे हैं। अच्छा इरफान साहब, अब जरा सितारों का हाल अहवाल पाकिस्तानियों को दीजिए, उनका ये हफ्ता जो बाकी रह गया है कैसा गुजरने वाला है? ये हफ्ता अगर हम एरीज से स्टार्ट करते हैं तो एरीज के लिए ये इन टर्म्स ऑफ जॉब मैं उसको कंक्लूड करूंगा क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है हमारे पास। तो एरीज को इस ड्यूरेशन में सिर्फ अपनी एक तो सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है, दूसरी चीज ये है कि उनको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे इस वक्त बिजनेस के और जॉब प्रमोशंस के, तो इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर वो क्लिक करेंगे। लेकिन कोई सा भी वाइज डिसीजन लेने में कोई बहुत एकदम से बोल्ड डिसीजन ना लें, उसमें जरा टेक केयर करें, स्टे करें, लोगों से मशवरा करें, फिर उस चीज के अंदर जाएं।
क्योंकि ये फ्राइडे तक का टाइम है, इसके अंदर उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इस हिसाब से तो उसको जरूर अवेल करें। टॉरस की अगर हम बात करते हैं तो टॉरस वाले जो इस वक्त एक बहुत अच्छी एनर्जी के साथ हैं, बहुत अच्छा अपने कामों को आगे लेके चल रहे हैं, वो बिल्कुल उसी तरह चलते रहेंगे। लेकिन उनको लोग थोड़ा कहते हैं ना कि वो लोग कान में आके कोई बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि उमन बहुत कोई खास बात हो रही है, वो इस वक्त मिसगाइड होंगे उसमें। कोशिश करें जो उनके नियर डियर्स हैं, जो उनके कोई रिलेटिव्स हैं, कोई बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनकी बातों को बहुत ज्यादा ध्यान ना दें, इग्नोर करें उसको। जितना इग्नोर करेंगे उनके लिए अच्छा होगा। उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी रहेगी, उनकी हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी चीजों को आगे लेके वो बहुत आराम से चल सकते हैं। सही। जेमिनाइज के लिए ये टाइम बहुत जबरदस्त है। उनके पास क्योंकि ऑलरेडी इस वक्त जो उनकी प्लैनेटरी पोजीशंस हैं वो इतनी अच्छी हैं कि उनके पास इस वक्त जॉब, उनके रिलेशनशिप, इवन देन उनकी जो शादी के प्रपोजल्स बहुत अच्छे तरीके से फाइनल हो सकते हैं। प्लस उनको इस ड्यूरेशन के अंदर, इस हफ्ते के अंदर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी जरूर मिलेगी अल्लाह की तरफ से कि जिससे वो फाइनेंशियली गेन का फायदा उठा सकते हैं। बाकी उसके फैमिली वाइज उनके रिलेशनशिप्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, तो इस तरह स्टडी चलते रहेंगे। उसके बाद हम कैंसेरियन की तरफ आ जाते हैं। कैंसेरियंस को इस वक्त एब्रॉड ट्रेवलिंग का एस्पेक्ट है जो इस हफ्ते के अंदर है, वो उनकी हो सकती है और वो पॉसिबल है कि उनकी रिलीजियस जर्नी हो सकती है जिसमें उम्रा शामिल है, जिसके अंदर और रिलीजियस मुकामात पे हो सकती है। उनकी जर्नी इस वक्त प्लान कर सकते हैं। हेल्थ वाइज उनको इस वक्त कुछ मसाइल हैं जो कि ज्यादातर जो कैंसेरियन इस वक्त लंग्स के मसाइल से गुजर रहे हैं, फेफड़ों की बीमारियों से गुजर रहे हैं। तो कोशिश करें इस वक्त अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, इसको जरा कंटिन्यू रखें। कैंसर के बाद हम आ जाते हैं आपके लियो के ऊपर। अच्छा, जो लियोज जो हैं, लियोज इस वक्त एक कहना चाहिए कि एक बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ हैं। एक तो वो वैसे ही बहुत केयर फ्री हैं और इस ड्यूरेशन के अंदर बहुत ज्यादा ही केयर फ्री हो गए। तो उनको चाहिए कि एक तो अपनी चीजों को बहुत ज्यादा, स्पेशली अपने एक्सपेंसेस को बहुत टेक केयर करें, क्योंकि बहुत लेविशली खर्च कर रहे हैं चीजों को। तो इस तरह ना करें। जो उनकी सिक्योरिटीज हैं, जो उनकी कहना चाहिए जो उनके बैकअप रखा हुआ है फाइनेंस, वो इसमें फिर मिसयूज हो जाएगा। तो कोशिश करें कि उसकी टेक केयर करें। बाकी उनकी फैमिली लाइफ अच्छी है, उनके बच्चों की, स्पेशली उनके बच्चों का इस वक्त कोई ना कोई उनकी अच्छी बाहर जाने का हो सकता है जिसमें कोई हायर स्टडीज के लिए, क्योंकि उनके लिए सिबलिंग्स का वीक है, तो इस वजह से उसमें उनको फायदा हो सकता है। लियोस के बाद हम आ जाते हैं विर्गोस के ऊपर। विर्गो इज लाइक सेम बिकॉज दे आर ऑल्सो रिलेटेड फ्रॉम मरकरी। हम खुद मरकरी से होते हैं, जो जेमिनाई जो होते हैं। तो जेमिनाई और मरकरी के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। इस वक्त जितने वो लोग काम करेंगे, और स्पेशली विर्गोस जो लोग क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग के अंदर हैं, मोस्ट ऑफ द विर्गोस आर इन क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, तो उनको चाहिए इस वक्त से बेनिफिट उठाएं। इस वक्त उनको जो पोजीशन और उनको जो इस वक्त बेनिफिट्स मिलेंगे वो कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, विर्गोस की फैमिली लाइफ इस वक्त ट्रिगर हो सकती है, उसका बेहतरीन हल है, उसके लिए खामोश रहिए और जो चीज हो रही है उससे बस वक्त के साथ पास ऑन करें उसको। ये तो आपने बेहतरीन फॉर्मूला बताया। ये मैंने इसलिए बताया, ये मैं कुछ जनरल बता रहा हूँ बिल्कुल आपको, और ये मैं आपके चैनल के तवज्जुह से सबके लिए कह रहा हूँ। दिस इज द टाइम ऑफ सैटर्न। दिस इज नॉट ओनली फॉर खवातीन, ये मर्द हजरात के लिए भी मैं कह रहा हूँ। खवातीन और मर्द हजरात सबके लिए कह रहा हूँ। बिजनेस के जिनके मामलात हैं उनके लिए कह रहा हूँ। ये वक्त है जिसके अंदर एक छोटी सी भी, एक कहते हैं ना, एक छोटी सी चिंगारी भी उठेगी तो वो आग लगा देगी। सही। तो आप कोशिश करें इस वक्त, बिल्कुल जो लोग खामोश रह गए इस टाइम में वो सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। लेकिन जहां किसी ने कोई ट्रिगर किया फैमिली लाइफ में किया, इस वक्त का तकाजा है कि ये एक चीज को आखिर पे ले जाके खत्म कर देता है। तो कोई डिस्ट्रक्शन हो सकती है, कोई अल्लाह ना करे कोई आपस के ताल्लुकात खत्म हो सकते हैं। बेहतर है खामोशी इख्तियार करें। ये फरवरी का मंथ निकल जाए, उसके बाद जितना बोलना हो बोल लें। अच्छा जी, सही है। विर्गो के बाद लिब्रा। विर्गो के बाद आ जाते हैं लिब्रास के ऊपर। लिब्रास इस वक्त अपने बिजनेस प्रपोजल्स के अंदर है बहुत ज्यादा, और लिब्रास के लिए फाइनेंशियल गेन का बेहतरीन टाइम है ये। और ये टाइम 21 फरवरी तक उनके लिए बेस्ट है। अगर वो लोग कुछ सलून के बिजनेस के अंदर है, वो लोग फैशन डिजाइनिंग के अंदर है, वो लोग फ्रेग्रेंसेस के बिजनेस के अंदर है, और वो लोग ये चाहते हैं कि उनका और चीजें, घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, तो उनके लिए मैं एक चीज जरूर सजेस्ट करूंगा। उनका दिन है फ्राइडे। फ्राइडे के दिन वो जितना इसको बेनिफिट कर सकते हैं, उसका बेनिफिट करने का वाहिद तरीका ये है जितना सदका करेंगे आप जुमे के दिन। लिब्रास की बात कर रहा हूँ।
उतना ज्यादा ये बेनिफिट्स लेंगे अपनी चीजों के अंदर, और इनके लिए बेहतरीन टाइम है। इस वक्त इनके पास कोई डिजीज नहीं, कुछ नहीं, बहुत मोटिवेटेड है इस वक्त राइट नाउ। स्कॉर्पियो पे आ जाते हैं। स्कॉर्पियन जो है इस वक्त उनको कोई न्यू ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिसके अंदर उनके पास कोई अब्रॉड जाने के ऑप्शंस हैं, जिसमें उनके पास सेटलमेंट, फुल टाइम सेटलमेंट के ऑप्शन हैं, जिसको बहुत क्लोजली मॉनिटर भी करेंगे इस वक्त। उनकी फैमिली लाइफ, दे आर वेरी डिवोटेड टू देयर फैमिलीज, और उसको बिल्कुल ऐसे ही रखें। लेकिन क्योंकि स्कॉर्पियो मार्स रिलेटेड है, हम इस वक्त सैटर्न के टाइम से गुजर रहे हैं। ये मार्स का मंथ, जो लोग मार्स से रिलेट करते हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं ये वाला टाइम। तो इसके अंदर कोशिश करें जो सदका कर सकते हैं, स्पेशली मंगल के दिन, स्कॉर्पियो एंड एरीज, ये दो लोग मंगल के दिन जितना सदका कर सकते हैं करें। अल्लाह की ज़ात इनके जो मामलात हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंस से हो, अल्लाह की ज़ात उसको निकाल देगी। स्कॉर्पियो के बाद हम आ जाते हैं सेजिटेरियस की तरफ। सेजिटेरियस इस वक्त कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट्स के अंदर है, इस वीक की बात कर रहा हूँ सिर्फ, कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट्स के अंदर है जिसके अंदर उनको कुछ गेन मिल रहा है। रिगार्डिंग उसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ, जैसे कुछ एनिमल्स के अंदर, कुछ परिंदों का काम, कुछ इस तरीके से। तो वो लोग जो भी इस वक्त ये करना चाह रहे हैं उनको बहुत बेनिफिट है, उसको करें, उनको उसके अंदर यकीनन फायदा होगा। फैमिली लाइफ उनकी ओके है, हाँ बहुत ज्यादा अच्छी जा रही ना, बट ओके चल रही है, फाइन है। अपनी हेल्थ में जरूर केयर करें, इस वक्त उनको थ्रोट इन्फेक्शन हो सकते हैं, सेजिटेरियस की बात कर रहा हूँ। तो अपने कोशिश करें इस वक्त के अंदर जहाँ ज्यादा से ज्यादा वेजिटेरियन रह सकते हैं उनको फायदा होगा। ठंडे से परहेज करें तो इंशाल्लाह ताला उनका ये हेल्थ वाला मामला भी सही रहेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं कैप्रिकॉनियंस के ऊपर। कैप्रिकॉनियंस का ये अपना प्लैनेट है, सैटर्न जो है कैप्रिकॉनियन एक्वेरियस का। तो कैप्रिकॉनियन एक्वेरियस के लिए मैं कहूँगा कि बहुत स्टडी चले, कोई ऐसा उनके लिए प्रॉब्लम्स नहीं है। स्पेशली मोस्ट ऑफ द कैप्रिकॉनियन एंड एक्वेरियस आर इन जॉब लाइफ। ये बिजनेसमैन बहुत कम है, तो इनकी जो जॉब्स हैं उसके अंदर प्रमोशन इस वक्त एक्सपेक्टेड है। इस वक्त उनके जो बॉसेस हैं उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से अलाइन है। इवन देन ये लोग अगर कोई एक नई फॉर्मेशन करना चाहते हैं रिगार्डिंग कोई आईटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपकी कोई मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये सब बहुत फ्रूटफुल है, इनको बहुत फायदा देंगे इस वक्त। और इनकी फैमिलीज जो है वो ऑलरेडी बहुत इस वक्त सही जा रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं है, हेल्थ वाइज इनको कोई इशू नहीं है। ब्लैक कलर जितना यूज करेंगे इनके लिए बहुत फायदा है। टाइम अब थोड़ा शॉर्ट है इरफान साहब। बस एक हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट है स्पाइसेस। तो स्पाइसेस के लिए बेस्ट जुपिटर का टाइम आ रहा है, ये आ रहा है 4 फरवरी से। 4 फरवरी के बाद इंशाल्लाह ताला स्पाइसेस की चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। चलें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से हमें बताया कि सितारे क्या कह रहे हैं। अब हमें ये जानना है और जाना है एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। आपने अक्सर ये डायलॉग सुना होगा कि मैंने पाकिस्तान से नहीं जाना, या फिर हम सुनते ना कि मैं लंदन नहीं जाऊंगी। वैसे तो मैं पंजाब नहीं जाऊंगी भी एक मूवी थी, लेकिन यहाँ बात हो रही कि मैं पाकिस्तान से नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक ऐसी खातून ट्रैवलर से, ट्रैवल व्लॉगर हैं जिनका नाम है गोशिया गीस, जिनका ताल्लुक तो पोलैंड से है, मगर पाकिस्तान की खूबसूरती से वो इतना मुतासर हो चुके हैं कि उन्होंने ऐलान किया है कि अब उन्होंने यहीं रहना है, यहाँ से जाना नहीं है। तो यहाँ की कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने उनको मजबूर किया कि वो अब नहीं चाहती कि पाकिस्तान छोड़कर पोलैंड वापस जाएं। एक रिपोर्ट है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद हमारे साथ गोशिया मौजूद होंगी, हम उनसे बातें करेंगे और उन्हीं की ज़ुबानी उनकी कहानी भी सुनेंगे। जी आपने देखा कि गोशिया ने यहाँ पर डांस एंजॉय किया, हर कल्चर एंजॉय किया, खाना एंजॉय किया, बहुत एक्साइटेड है वो। सो गोशिया इस वक्त हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। गोशिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर शो। हाउ डू यू फाइंड पाकिस्तान एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस ऑफ पीपल एंड करंटली वेयर यू स्टे इन पाकिस्तान हियर? Hello, thank you so much for invitation. It's very nice to be on your show. Now, currently, I live in Islamabad. I was also living for some time in Karachi and Lahore. My experience so far really is very good. I moved to Pakistan last year, and Pakistan is a great country with great opportunities, amazing culture, amazing people. I enjoyed food. I enjoy
my time here and also business are very good. So, okay, Gosha, what thing compel you to live here for lifetime? I mean, first, I started as a travel blogger. I moved to Pakistan for a tour. It was 2022, and I found here like opportunity to start my own business, a travel agency, and that's how it all started. And now I'm also thinking to bring other business to Pakistan. so how many cities in Pakistan have you traveled for your vlog? Oh, I traveled to many cities. So far, it was like Peshawar, Islamabad, Karachi, Lahore, Sialkot, Faisalabad, Bahawalpur, Gilgit, Multan, Karimabad, Muzaffarabad. So I was in many cities, and also this is my aim, my new goal to visit at least 100 cities across Pakistan, to make vlogs about women empowerment in Pakistan, to talk with people, and to show to Europe another face of Pakistan. What will you say about Karachi, especially, you know, the city of lights? How do you find it? I very like Karachi because of seaside. I spend a lot of time on the beach, and also very good food. I was trying nihari, I was trying chicken, karahi. Aha. Do you like biryani? So it's also about the places and the food. Okay. Yeah, I like biryani. Okay, Bagosha, as I listen, I told you about that you don't want to go back to Poland and you want to stay here for a lifetime. Is it true, or what are the reasons behind it? Yeah, this is true. Of course, I'm flying back to Europe from time to time to manage my business. But I'm settled here, and that's why I found Pakistan as a country with great opportunities to bring Polish things and business here. I want to also start my other business relating to pharmacy because I'm a PhD in pharmacy. I'm a doctor. I want to run, for example, new pharmacy chain in Pakistan. I also want to get other business about clothing with Pakistani pattern for European market. So I have to be here to also run my own business, and that's, I think, mostly related to work. Okay, Gosha, I want you to, share with us about the cultural things in Pakistan which fascinates you the most. Cultural things. Yeah, Pakistan is very diverse. This is what I've noticed so far. So I like when we were, for example, in Kailash Valley, I was in the festival, so that was for me a great experience to see it. In Hunza also there was like a bit different. On the Cholistan desert, I've noticed, I was listening to local music. I was talking to local people. Okay. So also about patterns, about the clothes, about the music. So this is all. Great. Okay, Gosha, what challenges, if any, did you face in Pakistan as you have decided to live here for lifetime? Yeah, there are some challenges in comparison to my previous life in Europe, but mostly they are, for example, about the infrastructure, which can be a bit improved when, for example, I'm going to north, about the electricity, about the connection, and also what could be easier to live, like maybe even few better connections, flight connections would be also a good thing. Okay, but do you speak Urdu? Yes, a bit. Learning Urdu, so I can say like "Mera naam Gosha hai," Poland, Sehu, and yeah, Jaldi, Cholo. This is also what I'm saying when we are going, and Pantazar when I'm fuel car. So I can count. Yeah, I'm learning Urdu. So I will not say to you Jaldi Cholo. You can talk to me. You can take enough time. Okay, tell me about. Okay. Have you had the opportunity to collaborate with any business person to do something here in Pakistan for your bread and butter? Yes. I'm working with Pakistani companies because this is, of course, I'm running travel agency which is registered in Europe, but here I need somebody to help me with getting all connections and running all the business. So yeah, I'm working here with local companies. Now I'm looking for somebody who will help me with sewing, clothes and send them later to Europe market. So I'm looking and I'm working with many businessmen here as well.
Very nice. Okay, Goshia, what advice would you like to give to, others, considering the same move or cultural exploration? To other cultural exploration, my advice is like to, of course, be like broaden-minded, be open, and stay like just explore by themselves. Like to not go into reading too much media, newspapers, like because like of course Pakistan in Western media is showing like a not safe country, but in the end when you are here, it's completely like opposite. Of course, there are some things about stability of the country, but mostly for tourists, they are the good place to come and stay. So just come here and explore by themselves. Yeah. Okay, Goshia, lastly, what message would you like to give to Pakistanis or any travel bloggers? Well, the Pakistani, first thing to Pakistani, like I also want to thank you so much for all hospitality that you are giving to the foreigners, that we are very enjoying time here. And to the other travelers that are coming here, like, yeah, you have to come to Pakistan, you have to visit. This is a great country and there are a lot to explore. Still many to come. Okay, Goshia, the last one thing, which is I think so very interesting. I heard about your singing. So I want you to sing something for our viewers, that will be very awesome. Yeah, about the singing, okay. Dil, Pakistan, ja, Pakistan, dil, Pakistan, ja, Pakistan, dil, Pakistan, ja, Pakistan, dil, Pakistan, jam, Pakistan. Very nice, very nice. Thank you so much for your time. Really nice having you on our show. Thank you so much, Goshia. Thank you so much. Thank you so much for very nice. ये जो दिल पाकिस्तान है ना, ये तो एक ऐसे बोल हैं जो मेरा ख्याल है कि हर कोई गुनगुनाते हुए मुस्कुराता भी और दिल से गाता है। अभी आयुष्मान खुराना जो ये इंडियन एक्टर हैं, वो इतनी मुश्किल में पड़ गए हैं, उन्होंने जनाब ये गा दिया था, जिस पर वो बड़ा उनको सामना करना पड़ रहा है इस वक्त ना प्रॉब्लम का। एनी हाउ, भाई दिल पाकिस्तान है और जिसको ये अच्छा लगता है वो तो गाएगा। अब एक और सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। 1-2 साल नहीं, 5-10 साल नहीं, बल्कि पूरे 60 साल के बाद सरहद की एक लकीर को पार किया गया और भारतीय टेनिस टीम डेविस कप ग्रुप 1 टाई खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंची। एक तारीखी मौका है। स्पोर्ट्स लवर्स को भी उम्मीद है कि जल्द पाकिस्तान और भारत में खेलों की सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएंगी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे टेनिस स्टार एहसाम उल हक इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं। एहसाम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू आवर शो। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि भारतीय दोस्तों की आमद पर आप कितना खुश हैं? इनका पहले तो आना बड़ा कुछ कंट्रोवर्सीज का शिकार भी हो रहा था, कुछ एक्सक्यूजेस भी आ रहे थे, लेकिन अब बिलाखिर ये अल्टीमेटली आ गए। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल योर व्यूअर्स। हाँ जी, मेरे ख्याल से तो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड कि आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम कि इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान आई है ऑफिशियली। मेरा हमेशा से स्टांस रहा है कि आपको रिलीजन को और पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से अलग रखना चाहिए, एंड दैट्स द ब्यूटी अबाउट स्पोर्ट्स एंड बीइंग अ स्पोर्ट्समैन। और हमेशा मैंने इसको प्रमोट करने की कोशिश की है। 2019 में भी हमारा डेविस कप का ड्रॉ इंडिया के अगेंस्ट निकला था, एंड इंडियन टीम रिफ्यूज टू कम टू पाकिस्तान, और हमारी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो है उन्होंने भी रूल आउट कर दिया, एंड वी हैड टू प्ले दिस टाई इन कजाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर, जिससे मैंने बॉयकॉट कर लिया था। आई टुक अ स्टांस, और मेरे साथ साथ फिर हमारी जो डेविस कप टीम है उन्होंने भी यही किया, एंड वी सेंट एन अंडर 14 टीम इंडियन टीम के अगेंस्ट खेलने के लिए। दिस टाइम अराउंड आई थिंक वो जो हमने स्टांस लिया था 2019 में definitely had some part to play कि ITF didn't want कि दोबारा से वही कोई सिचुएशन बने जहाँ पे पाकिस्तान बॉयकॉट कर रहे हैं, इस तरह कोई सिनारियो बने। एंड हमने एक केस काफ़ी मुश्किलों से पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के साथ मिलकर मैंने लड़ा है, जिसमें इंडियंस को और टेनिस फेडरेशन जो फ्रेटर्निटी है उनको एक तरह से परसुएड भी किया है, उनको बताया भी है, समझाया भी है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, पुलिस हैव given way too many sacrifices और बहुत चीज़ें की हैं अपने मुल्क को सेफ बनाने के लिए और अमन पसंद बनाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से वेरी वेरी हैप्पी कि इंडियन टीम यहाँ पे आ गई है, एंड सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस टाई, हिस्टोरिकल टाई मेरे ख्याल से तो अभी 25 साल से मिलकर। बिल्कुल। एहसाम, कितना टाइम दे रहे हैं फिर आप इन प्लेयर्स को? ज़ाहिर है अभी 3 फ़रवरी से इस इवेंट का आगाज़ होना है, तो उससे पहले तो ज़ाहिर है प्रैक्टिस ही होगी, तो टाइम साथ स्पेंड करने का मौका भी ज़्यादा मिलेगा, तो क्या माहौल क्या है इस वक्त?
नहीं, ऑब्वियसली जी, आई नो ऑल ऑफ देम ऑन द टूर। 2-3 के साथ तो मैं खुद डबल्स भी खेला हुआ हूँ, सो दे रियली गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन। हमने भी 2005 में जाके डेविस कप खेला था इंडिया में, मुंबई में, एंड हैव रियली गुड मेमोरीज फ्रॉम दैट टाई, एंड आई एम जस्ट हैप्पी टू बी होस्टिंग देम हियर। अब ऑब्वियसली वो सिक्योरिटी के काफ़ी कंसर्न्स भी हैं और मैयर्स बहुत ज़्यादा हैं, जिनकी वजह से हम उनको अपना पाकिस्तान जो है नहीं दिखा सकते। इस्लामाबाद स्पेशली अभी वो यहाँ पर हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दे आर वेरी हैप्पी है सो फार। 2 दिन से यहाँ पे आए हुए हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी विद द सिक्योरिटी मेजर्स एज वेल, एंड खाना उनको बहुत पसंद आ रहा है। उनको मैं सुबह दोपहर देख रहा होता हूँ, दे आर लविंग द फूड है, जो कि सारे दुनिया में लोग करते हैं। एंड या मेरे लिए तो ऑलरेडी इट्स अ विन विन फॉर पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे इंडियन टीम आई है ऑफिशियली। एक जो बैरियर बना हुआ था उसको ब्रिज कर रहे हैं हम, एंड आई होप कि द फैक्ट कि डेविस कप टीम यहाँ पे आई है, इंशाल्लाह आने वाले सालों में और वक्त में इंडियन क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान आएगी। एंड एक जो बैरियर आपने भी कहा एक लगा हुआ था, वो अब अनलॉक हो गया है, और अल्लाह करे ये खेलों का सिलसिला जो इसलिए दोनों मुल्कों में ना वो चलता रहे। अच्छा साम, मुझे बताइएगा कि अभी रोहन बोपन्ना जो हैं उनकी तरफ से बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी गई और ग्रैंड स्लैम उनको वो टाइटल उन्होंने अपने नाम किया है, आप उस पर क्या व्यूज़ रखते हैं? आप भी खेलते रहे आई थिंक उनके साथ। अनबिलीवेबल अचीवमेंट ही, रिमार्केबल एफर्ट। बोपन्ना को मैंने मैसेज भी किया, उसकी वाइफ को भी, उसके फादर को भी, मदर को भी, कोच को भी, एंड सुपर हैप्पी फॉर हिम। इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट टू विन ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड बी वर्ल्ड नंबर 1। एंड आई थिंक सारे के सारे प्लेयर्स, हम सारे जब खेलते हैं शुरू करते हैं, हमारा गोल यही होता है कि वर्ल्ड नंबर 1 बनना है। एंड उसके साथ मैं खेला हुआ भी हूँ। वी स्टार्टेड टुगेदर, डबल्स की जर्नी जो चीज़ शुरू की थी, हमारा ब्रेक थ्रू भी इकट्ठे हुआ था। तो इट्स गुड टू सी दिस सक्सेस स्टोरी। एंड 2-3 साल पहले मेरे ख्याल से वो छोड़ना चाह रहा था टेनिस को, एंड लेकिन या ह्यूज अचीवमेंट, सुपर हैप्पी फॉर हिम एंड ऑब्वियसली प्राउड ऑफ हिम एज वेल। अच्छा, मैं एक चीज़ और सोच रही थी एहसान कि अभी माशाल्लाह से ठीक है कि टीम 60 साल के बाद भारतीय खिलाड़ियों की पाकिस्तान में एंट्री हुई है, वो आए हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त है कि डेविस कप टाई होने जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो टेनिस को लेकर जो सिंसियरिटी, यहाँ पे जो सीरियसनेस है, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? आई डोंट थिंक सो कि हमारे यहाँ उस तरह के कोर्ट्स मौजूद हैं या उस तरह से तरजीह दी जाती है इस खेल को जैसे क्रिकेट को मिलती है। वैसे हाँ, अब क्रिकेट के साथ कंपेयर ना करें ना आप। क्रिकेट के साथ तो आप किसी स्पोर्ट्स को भी पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आप कंपेयर नहीं कर सकते, एंड दैट्स व्हाई किसी और स्पोर्ट्स का कोई लोगों को रुझान भी नहीं है और प्रमोट भी नहीं होती, विच इज़ वेरी सैड। आई थिंक सारे एथलीट्स अपनी अपनी जगह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क का नाम रोशन किया जाए और अपने स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। आई थिंक गवर्नमेंट का, फेडरेशंस का, ऑब्वियसली मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है टू प्रमोट एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। ये जो चीज़ अब हो रही है डेविस कप, आई थिंक इससे काफ़ी टेनिस को हाइप मिल रही है, प्रमोशन मिल रही है। अल्लाह करे कि ये टाई जो है बहुत अच्छी जाए, अल्लाह करे हम जीत सकें टाई, क्योंकि अगर हम जीतते हैं तो आई थिंक इसमें टेनिस को और प्रमोशन मिलेगी। वी एज प्लेयर्स आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट। मैं तो हमेशा अपने करियर में कोशिश की है टू बी द डोर ओपनर, टू बी द रोल मॉडल, और टेनिस को जितना मैं प्रमोट कर सकता हूँ करूँ, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन आई एम स्टिल प्लेइंग एज वेल। And inshallah we're going to do our level best to create an upset against India here as well, which is going to be a very tough task. They're much stronger team on the paper. सही। अच्छा साहब, लेकिन if I'm not wrong, दुनिया में तो I think ये self supporting game है, यहाँ पर तो बाकायदा एसोसिएशन मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ये हाइप इस इवेंट के बाद मिल रही है, वैसे पता ही नहीं होता किसी को कि कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा, इसकी वजह क्या है? हाँ जी, सेल्फ फाइनेंसिंग ज़ाहिर होती है, लोग आते हैं, महंगा गेम है। नहीं, महंगा गेम तो है, हर पूरी दुनिया में ही है, लेकिन वही है कि यू नीड टू ब्रिंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर को लाना चाहिए, आपको स्पॉन्सर लाना चाहिए। वी हैव लॉट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज हियर इन पाकिस्तान एज वेल। क्रिकेट में अगर आप देखते हैं PSL हो रही है या कोई और टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, कोई 50 से ज़्यादा स्पॉन्सर्स होते हैं, तो दिस इज़ व्हाट नीड्स टू बी डन फॉर द अदर स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान एज वेल। एंड आई जस्ट स्टार्टेड अ प्रोग्राम लास्ट ईयर। अकील खान जो हमारे नेशनल नंबर 1 है, उनके साथ मिलकर एस टेनिस एंड प्रोग्राम, जिसमें वी टेकिंग केयर ऑफ 20 किड्स अंडर 14 और 18। उनकी कोचिंग, ट्रेनिंग, बॉल्स, उनकी कोर्ट फीस का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली हुई है। एंड आई वेंट आउट टू गेट स्पॉन्सर्स फॉर दीज किड्स, और अल्हम्दुलिल्लाह हैड अ रियली गुड रिस्पॉन्स एज वेल। एंड अभी भी इस साल भी हम वो कर रहे हैं, एंड उसके अंदर वही है, यू नीड टू गो आउट बेसिकली एंड आस्क फॉर स्पॉन्सरशिप्स, बहुत ज़रूरी है फेडरेशन के लिए भी। आई थिंक दैट शुड बी देयर फर्स्ट जॉब टू डू एंड प्रमोट करें। और मल्टीनेशनल कंपनीज को जब तक कॉर्पोरेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे आप किसी स्पोर्ट्स के साथ भी, तो आप उस स्पोर्ट को जो है आप प्रमोट नहीं कर सकते किसी भी कंट्री में। अच्छा, ये अभी जो ये 60 साल के बाद ये जो हुआ है और भारतीय टीम आई है, ये ब्रेक थ्रू का क्रेडिट आप किसको देंगे?
सबसे पहले तो जी ऑब्वियसली हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, लाइक आई सेड अर्लियर, आई थिंक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, सारे के सारे जिन्होंने सिक्योरिटी मेजर्स की हैं पिछले 10-15 साल में, जो टेररिज्म था हमारे मुल्क में उसको निकाला है, ख़त्म किया है, हैव given so many sacrifices to make our country a safer place, a peaceful country, वो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं obviously उनको क्रेडिट दूंगा, उसके बाद टेनिस फेडरेशन को भी, who have worked very hard for the past 8 years, जब से डेविस कप रिवाइव हुआ है पाकिस्तान के अंदर, सारी टीम जो आई हैं जिसमें स्लोवेनिया, लिथुआनिया, थाईलैंड, जापान, चाइना, कोरिया, अभी रिसेंटली सितंबर में इंडोनेशिया भी होके गए हैं, सब ने प्रेज किया है पाकिस्तान के डेविस कप के एफर्ट्स को, फेडरेशन के एफर्ट्स को, सिक्योरिटी के जो मेजर्स थे उनको, तो सारे पॉजिटिव फीडबैक लेके गए हैं, जिसकी वजह से 2023 का जो डिसीजन था ITF का वो पाकिस्तान के हक में आया है। तो आई डेफिनेटली गिव दैट क्रेडिट। आई थिंक हमारी जो टीम है मैं उनको भी दूंगा, क्योंकि 2019 में जो हमने स्टांस लिया था, नॉट गोइंग टू कजाकिस्तान एंड प्लेइंग डेविस कप टाई, आई थिंक दैट हैड टू प्ले सम मेजर रोल दिस टाइम अराउंड एज वेल। तो उसमें आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एज वेल, एंड टीममेट्स जो हैं मेरे, अकील खान, मोहम्मद आबिद, मुज़म्मिल मुर्तज़ा, मोहम्मद शुएब, बरकतुल्लाह, उनका भी, एंड कलेक्टिव एफर्ट है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान। तो मेरे लिए तो यही है कि आई वुड गिव क्रेडिट टू ईच एंड एवरी पाकिस्तानी भी, कि ये डिसीजन जो हैं अब जो है पाकिस्तान के फेवर में आ रहे हैं। इंशाल्लाह, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि वेरी सॉरी टू से, ये जो आजकल की हमारी नौजवान नस्ल है या जो जनरेशन अब है, पता नहीं क्यों ये बहुत ज़्यादा ना गैजेट्स में अब अपना टाइम जो है वो उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों ये जो गी एक्टिविटीज़ थी इससे कुछ दूर हो गए हैं। कितना ज़रूरी है इस तरफ आना, या फिर आप इस हवाले से क्या सोच रखते हैं? ये खेल कैसा है, इसको ज्वाइन करना चाहिए? आपने कितना इसको एंजॉय किया और इस वक्त की कितनी अहम ज़रूरत है? नहीं, खेल तो मेरे ख्याल से जी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी हो। हाँ जी, बिल्कुल। आई थिंक एवरीवन शुड बी एसोसिएट देमसेल्व्स विद सम काइंड ऑफ स्पोर्ट। मैं रियली बिलीव करता हूँ अगर हर बंदा दुनिया में किसी भी स्पोर्ट्स के साथ लिंक हो तो आई थिंक दिस वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस। स्पोर्ट्स आपको ये चीज़ें सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, लव सिखाता है, रिस्पेक्ट सिखाता है, पेशेंस सिखाता है। तो नॉट जस्ट टेनिस, मैं तो यहाँ के पाकिस्तानी बच्चों को भी कहूँगा किसी भी स्पोर्ट्स में अपने आप को एंगेज करें। गैजेट्स को मैं नहीं कह सकता कि आप नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि वी कांट लिव विदाउट गैजेट्स, बड़ी सिंपल सी बात है। बट आई थिंक देयर शुड बी अ सर्टेन टाइम फॉर एवरीथिंग, एंड अगर आप वही होता है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो वो आपके लिए नुकसानदेही होती है। तो यू नीड टू हैव अ राइट बैलेंस, एंड ऑब्वियसली अब गैजेट से बगैर कोई भी नहीं रह सकता, पूरी दुनिया में नहीं रह सकता। यू नीड टू, इट्स द नीड ऑफ द आवर। लेकिन आई थिंक टाइम कैलकुलेशन होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स को जरूर किसी ना किसी गेम में आपको जरूर आना चाहिए, बेशक रिक्रिएशनली हो। चलिए जी, थैंक यू सो मच एहसाम फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और जान के, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रूज शिप है ना, वो अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में अपने पहले सफ़र पर रवाना हुआ है, लेकिन 365 मीटर यानी कि 1198 फीट लंबे इस बहरी जहाज़ के माहौल पर असरात से मुतालिक खदशात का इजहार किया जा रहा है। आइकॉन ऑफ द सीज़ नामी ये जहाज़ है जो कि रॉयल कैरिबियन ग्रुप की मलकियत है और इस पर 7600 मुसाफिरों को सवार करने की गुंजाइश मौजूद है। इसकी लंबाई तकरीबन 365 मीटर है और अपने हजम में ये टाइटैनिक से 5 गुना बड़ा जहाज़ है और इसकी तैयारी पर रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल को 1.79 अरब डॉलर्स की भारी रकम अदा करना पड़ी थी। और रॉयल कैरिबियन की वेबसाइट के मुताबिक मुसाफिरों और सयाहों के लिए इस जहाज़ के टिकट की जो कीमत है वो रखी गई है $1,723 से लेकर $2,639 फ़ी कस तक। तो क्रूज़ अपने पहले सफ़र के दौरान अमरीकी जज़ायर वर्जिन में जो सेंट किट्स एंड नेविस और शार्लेट एमानी में ये रुकेगा और वहाँ पर ये ज़ाहिर है ये जो लोग इसमें टिकट लेके बैठेंगे वो फॉर द सेक ऑफ जॉय इन्जॉयमेंट वो जाएंगे। और इससे पहले आपको पता टाइटैनिक था जो कि डूब गया था और ऐसा भी हुआ कि ओशन गेट नामी वो जो एक कंपनी थी जो कि उसका बकाया जात थी उस जहाज़ की वो दिखाने के लिए जिनको लेके गई वो भी नीचे उनका फिर कुछ पता ना चल सका। तो काम तो बड़ा ख़तरनाक है, लेकिन ये अच्छे खासे पैसे हैं जो कि ख़र्च करके आप इतने बड़े शिप पर सवारी भी करेंगे और इन्जॉय करने के लिए जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो बातें जो खदशात का इजहार हो रहा है वो यही है कि माहौल को कितना ख़राब कर सकता है, क्योंकि हम ऑलरेडी बड़े ये क्लाइमेट चेंजेस को फेस करें दुनिया भर में। सर्दी इतनी देर से प्रॉपरली आई है
फिर गर्मी इतना लंबा चलती है, बर्फ़बारी होती नहीं है। और वेस्ट साइड पे हम देख रहे हैं कि वहाँ तो स्टॉर्म बाकायदा नज़र आ रहे हैं आइस के, कि बर्फ़ानी तूफ़ान वहाँ पर आए हैं, सैलाब भी होता है, बहुत कुछ है। तो खैर इन सब चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा जाएगा, डिस्कशन इस पर हो रही है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो गया है। हम नई नई चीज़ें, नई नई बातें, अच्छे अच्छे मेहमान आपके लिए लाते रहेंगे। मुझे अब इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।